आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है एमएसपी हिमालय कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग दोस्तों। देखिए अभी हाल ही में रिसेंटली काफी एक तरह से हाल ही में एग्जाम हुए थे जिसमें आपने एक तरह से जीके जीएस का पोर्शन देखा होगा। काफी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए थे और जो क्वेश्चन आए थे वो लिंक बन के ज्यादातर आ रहे थे, चाहे आप लोग उनको करंट अफेयर्स को कवर कर लो, करंट के साथ इकोनॉमिक्स जोड़ रखी है, इकोनॉमिक्स के साथ एक तरह से कुछ पॉलिटी के बजट के मुद्दे भी जोड़ रखे हैं। तो बात करेंगे इन सभी के बारे में। आप लोग सभी हमारे सेशन को जल्दी जल्दी एक तरह से लाइक करना, जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सेशन को शेयर करना, जितने भी स्टडी ग्रुप आपके पास है फिलहाल, ठीक है। और वैसे अपना जो सीरीज चल रही है एक करंट अफेयर्स की, उसमें 48 नंबर की अपनी क्लास होगी, क्योंकि इससे पहले हम 47 क्लास को कवर कर चुके हैं और आज का जो अपना सेशन होगा एडिशन होगा 48 नंबर का सेशन होगा, ठीक है जी। लेकिन आप लोग सभी, जी हाँ, सभी को गुड इवनिंग भाई। सभी लोग हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं हमारे सेशन को लाइक करना। बात करते हैं आज के अपनी बेहतरीन सेशन के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्ष 2023 में सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है, ठीक है। देखो एग्जाम के अंदर काफी दिवस के क्वेश्चन भी आप लोग देख रहे होगे। पहले तो जो क्वेश्चन आते थे ना एग्जाम के अंदर, आज से 3-4 साल पहले, 2-3 साल पहले देखोगे, ज्यादातर क्वेश्चन है ना सीधा दिवस और उसका डेट पूछ लेते थे। बट आज के जो एग्जाम है ना उनमें उसका विषय भी पूछा जाता है, उनका थीम भी पूछा जाता है, या क्या संदेश इस दिवस के उपलक्ष्य में जनता को, लोगों को दिया गया है। रिसेंटली एनवायरमेंट डे मनाया गया है 5 जून को, तो आपने बताना है जो एनवायरमेंट डे मनाया गया है प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। रीजन भी बताएंगे आपको क्यों मनाया जाता है, लेकिन रिसेंटली मनाया गया है 5 जून को। तो ये जो एक तरह से थीम है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, इसका बिल्कुल से आंसर एक तरह से एनवायरमेंट डे, ठीक है। और उम्मीद कर रहे हैं शायद इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आप लोग अच्छे से कवर कर पाओगे। विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, ये भाई साहब प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। बिल्कुल सिंपल है, खूब आपने छोटी क्लासों से चीजें पढ़ते आ रहे होगे। 5 जून को प्रतिवर्ष एक तरह से मनाया जाता है, ठीक है। और 5 जून के पीछे मनाने के पीछे रीजन क्या है, इसका रीजन भी अगर आपको मैं थोड़ा बताऊं कि दुनिया के अंदर इन प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड की सबसे बड़ी एनवायरमेंट जो संस्था है ना, यूएनओ का ही पार्ट है, जिसका नाम है यूनेप, ठीक है। शॉर्ट में यूनेप है, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो जो यूनेप नामक ऑर्गेनाइजेशन है या यूनेप नामक जो संस्था है ना, इस यूनेप का शॉर्ट फॉर्म में नाम यूनेप है, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। और इस यूनेप का जो गठन है ना, जो स्थापना है ना भाई, वो 5 जून सन 1972 के समय में की गई थी। 1972 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। एनवायरमेंट संस्था है। अब संस्था के हेडक्वार्टर वगैरह भी पेपर में कई बार आ जाते हैं। तो केन्या देश का वर्तमान में कैपिटल आप लोग जानते होंगे नैरोबी है। तो वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो नैरोबी के अंदर है। और ये जो नैरोबी है ना केन्या देश का कैपिटल है। और केन्या करंट में आजकल है भी, तुमने देखा होगा कुछ समय पहले हेती नामक स्थान पर जो शांति सेना भेजी गई है वो भी केन्या के नेतृत्व में भेजा गया है, ठीक है। वर्तमान में अगर इसका हम जनरल सेक्रेटरी की बात करें या इसके महासचिव की बात करें ना, तो वर्तमान में इसका जो महासचिव है वो इग्नर एंडरसन नाम के एक बंदा है। इग्नर एंडरसन, ठीक है जी। इग्नर एंडरसन फ्रॉम डेनमार्क, डेनमार्क के रहने वाले हैं। तो ये इन प्रेजेंट टाइम में कौन है, ये यूनेप संस्था के वर्तमान में महासचिव है। ये ध्यान रखना, यूनेप है, ठीक है। पर्यावरण दिवस जो है वो अभी एक तरह से मनाया गया था, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। प्लास्टिक पॉल्यूशन का समाधान, यानी कि तो इसका एक तरह से विश्व पर्यावरण दिवस का ये थीम था। 5 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर की अगर बात करें ना तो भाई साहब ये 8 जून को मनाया जाता है, ठीक है। वर्तमान में 5 महासागर एक तरह से 8 जून 2021 तक की बात करें हम। विश्व पृथ्वी दिवस है ना ये 5 एक तरह से विश्व पृथ्वी दिवस ये 22 यानी अर्थ डे है, ये 22 एक तरह से अप्रैल को मनाते हैं। और एक विश्व मृदा दिवस है ना ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये तो दिवस के स्टैटिक पॉइंट के अंदर आप लोग पढ़ लोगे। लेकिन अब थोड़ा सा और इसके अंदर बात करते हैं, आप उसको भी समझने की कोशिश करना। जो एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना यूनेप, अब इस यूनेप के द्वारा है ना एक इस यूनेप का सबसे बड़ा एक अवार्ड होता है जिसका नाम है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, ठीक है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड ये पर्यावरण संस्था के अंदर दिया जाने वाला एनवायरमेंट के फील्ड में दिया जाने वाला एक अवार्ड है। और ये यूनेप संस्था के द्वारा दिया जाता है और ये रिसेंटली पुरस्कार दिया जा चुका है। एक बार में काफी लोगों को दिया जाता है। वैसे नरेंद्र मोदी जी को भी दिया जा चुका है। लेकिन हम करंट की बात करें ना, रिसेंटली एक तरह से बात करें तो ये जो पुरस्कार है ना ये 2022 के अंदर है ना, 2022 का एक तरह से विजेता कौन है। और सबसे बड़ी बात है हमारे देश के एक एनवायरमेंट से संबंधित पर्यावरणविद
पर्यावरणविद है जिसका नाम है पूर्णिमा देवी बर्मन, जो करंट में एक तरह से अभी कुछ समय पहले सीडीएस के पेपर में इसका क्वेश्चन सेम बन के आया भी था, यानी कि किसको दिया गया था। बट ध्यान रखना ये 2023 का भी किसको दिया नहीं गया, करंट में दिया गया पूर्णिमा देवी बर्मन। ठीक है, पूर्णिमा देवी बर्मन नाम की एक तरह से ये जो महिला है ये एक पर्यावरणविद है, इसको चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया है, 2022 का दिया गया, ना कि एक तरह से 23 का। तो कुछ एक्स्ट्रा जो बातें एक तरह से मैं आपको बता रहा हूं, शायद इन चीजों को आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, एनवायरमेंट की अगर बात आ रही है तो थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको और बात कर सकते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट से संबंधित अगर हम एक दो क्वेश्चन और आपके बताए, आप लोग उसको थोड़ा सा फोकस करना। वर्तमान में भारत के एक तरह से पर्यावरण मंत्री कौन है? ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर में मोदी एक तरह से पोर्टफोलियो में चले, तो वर्तमान में हमारे देश के एक तरह से एनवायरमेंट मिनिस्टर यानी कि पर्यावरण मंत्री की बात करें ना इन प्रेजेंट टाइम में, तो भूपेंद्र यादव। ठीक है जी, भूपेंद्र यादव। ठीक है, ये वर्तमान में भूपेंद्र यादव जी ये वर्तमान में हमारे देश के एक तरह से एनवायरमेंट मिनिस्टर है। ठीक है, अब अपने हरियाणा की अगर बात करें, यानी कि हम हरियाणा से बात करें, तो हरियाणा के अंदर इसी डिपार्टमेंट में अगर हम राज्य मंत्री की बात करें, ठीक है, हरियाणा के वर्तमान में अगर हम एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण मंत्री की बात करें, इन प्रेजेंट टाइम में जो कंवरपाल सिंह है, करंट में हाल ही में एक तरह से एक्टिव है, रिसेंटली आज तक की तारीख की मैं बात करूं। ठीक है, तो कंवरपाल सिंह, ठीक है ना, कंवरपाल सिंह। ठीक है, कंवरपाल सिंह ये वर्तमान में एक तरह से कौन है? ये एनवायरमेंट जो मंत्री है ये हरियाणा सरकार में है। और भाई साहब सेंटर में पर्यावरण मंत्री की बात करें ना, कैबिनेट के अंदर बात करें, कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें, तो भूपेंद्र यादव है। ये सारी चीजें एक तरह से आप लोग ध्यान रखना। हरियाणा भी आजकल एनवायरमेंट में थोड़ा सा करंट में है। ठीक है, हरियाणा के मंत्री कौन है? लेकिन अभी कुछ समय पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं, आप इसको भी समझने की कोशिश करना। हरियाणा सरकार ने क्या किया है? ठीक है, एचआर गवर्नमेंट ने क्या किया, हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी रिसेंटली है ना, हरियाणा गवर्नमेंट ने पर्यावरण के क्षेत्र में एक पुरस्कार देने की घोषणा की है। एक नया पुरस्कार शुरू किया गया है एनवायरमेंट के क्षेत्र में हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने एनवायरमेंट के क्षेत्र में हाल ही में एक पुरस्कार शुरू किया गया है, और जो पुरस्कार शुरू किया गया ना उस पुरस्कार का नाम है दर्शन लाल जैन। ठीक है, दर्शन लाल जैन। ठीक है, ये एक पर्यावरणविद थे, दर्शन या पर्यावरणविद है। दर्शन लाल जैन जो है ना, ये दर्शन लाल जैन जो पुरस्कार है, दर्शन लाल जैन जो पुरस्कार है, ये एनवायरमेंट के अंदर दिया जाता है, और ये स्पेशल हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। इस बात को थोड़ा सा समझना। एनवायरमेंट से थोड़ी सी और हम बात कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और आप लोग समझना। पर्यावरण से संबंधित हर साल दुनिया के देशों का एक सम्मेलन होता है, और जो दुनिया के देशों का सम्मेलन होता है ना, हम उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। और जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज है ना, COP28 जो सम्मेलन है, ठीक है, ये एनवायरमेंट से संबंधित दुनिया के देशों का हर साल एक सम्मेलन होता है। और भाई साहब जो ये सम्मेलन है ना, ये 2023 के अंदर अभी हुआ नहीं है, और 2023 का जो सम्मेलन है ना ये होने वाला है। तो COP28 का जो आयोजन है ना, ये दुबई के अंदर किया जाएगा, यूनाइटेड अरब अमीरात नामक की जो स्थान है दुबई के अंदर, यहां पर COP28 का सम्मेलन किया जाएगा। यही सम्मेलन अगर हम बात करें ना 2022 के अंदर, ठीक है, 2022 के अंदर ये सम्मेलन COP27 नंबर का ये हो चुका है। और 2022 के अंदर जो ये सम्मेलन है ना, ये एक शहर पड़ता है मिस्र देश में, जिसका नाम है शर्म अल शेख। ठीक है, शर्म अल शेख नामक जो जगह है ये इजिप्ट के अंदर पड़ता है या मिस्र कंट्री में पड़ता है। तो यहां पर ये सम्मेलन हो चुका है। तो सारे पर्यावरण से संबंधित मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें आप लोग समझने की कोशिश करना। यानी कि हम बात कर रहे थे कि रिसेंटली जो एक तरह से सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन थीम के साथ जो दिवस मनाया गया है वो एनवायरमेंट डे दिवस है। एनवायरमेंट डे प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। दुनिया में सबसे बड़ी पर्यावरण संस्था यूनेप है, जिसकी स्थापना 5 जून 1972 की गई थी। ठीक है, नैरोबी में हेडक्वार्टर है, इग्नर एंडरसन वर्तमान में अध्यक्ष है। और इसी संस्था के द्वारा एक चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया जाता है, जो रिसेंटली 2022 में हमारे देश की पर्सनालिटी को भी दिया गया है। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है वो दिवस, इसके बारे में आप याद कर सकते हो। लेकिन एनवायरमेंट की बात हो रही है तो भारत में मोदी गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार के अंदर वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो इन प्रेजेंट टाइम में एनवायरमेंट मंत्री कौन है, मिनिस्टर कौन है, तो भूपेंद्र यादव। हरियाणा से बात करें तो कंवरपाल सिंह है। और हरियाणा ने एनवायरमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में एक पुरस्कार शुरू किया गया था, दर्शन लाल जैन पुरस्कार है, ये भी आप लोग समझ सकते हो। और एक पर्यावरण से संबंधित दुनिया में एक सम्मेलन होता है, ठीक है, COP के नाम से जानते हैं, COP के नाम से जानते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। और ये
सम्मेलन मैंने लास्ट एडिशन में इसकी डिटेल भी आपको बता रखी है, अगर आपने हमारे सारे एडिशन देखे हो तो कॉप 28 जो सम्मेलन है ना, वो कॉप 28 सम्मेलन कहां पर किया गया है, वो भाई साहब दुबई के अंदर होगा। वैसे 23 में वो हुआ नहीं है, लेकिन 22 का 27वें नंबर के सम्मेलन मिस्र देश में हो चुका है, शर्म शेख नामक स्थान पर। तो उम्मीद कर रहे हैं ये सारी चीजें आप लोग एक तरह से कवर कर चुके होंगे। आप लोग सेशन को शेयर भी करते रहना, लाइक भी करते रहना अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। आज का क्वेश्चन नेक्स्ट, विश्व का पहला सौर ऊर्जा से संचालित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बना है, यानी कि दुनिया का ऐसा पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपने बताना है जो रिसेंटली एक तरह से कंप्लीट सोलर ऊर्जा से एक तरह से संचालित है। तो भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित पहला एयरपोर्ट कौन सा है, यह एक तरह से हमने क्वेश्चन पुट किया आपसे, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ना, वो आएगा भाई साहब कोच्चि, ठीक है। तो कोच्चि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, कोच्चि जो एयरपोर्ट है ना, ये हिंदुस्तान का नहीं, ये पूरे दुनिया का, ठीक है। कोच्चि एयरपोर्ट ध्यान रखना पूरे दुनिया का, केरला के अंदर पड़ता है ये, तो कोच्चि एयरपोर्ट पूरे दुनिया का है ना, ये पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है जो कंप्लीट सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट है, ये ध्यान रखना कोच्चि। तो कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये ध्यान रखना कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। अब जो कोच्चि है ना, ये भी थोड़ा सा आप लोग समझना, कोच्चि हमारे देश के अंदर एक शहर है, एक समय में तो आईपीएल की टीम भी बनी थी कोच्चि नाम से, कोच्चि टस्कर्स आपने सुना हो तो, ठीक है। कोच्चि के बारे में थोड़ा सा और आपको बात कर लेते जो ज्यादातर एग्जाम क्वेश्चन घूम जाते हैं। कोच्चि जो है ना, इसको हम देश में अरब सागर की रानी के नाम से भी जानते हैं, है ना, क्वीन ऑफ अरेबियन सी, अरब सागर की रानी, ठीक है। अरब सागर की रानी भारत में किसे कहा जाता है, सिंपल पॉइंट है, स्टैटिक जीके में क्वेश्चन आपने एक तरह से महसूस भी किया होगा। तो अरब सागर की रानी, इस कोच्चि को एक तरह से कहा जाता है। इस कोच्चि नाम से है ना, हमारे देश के अंदर एक युद्ध भी हुआ था, वो भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। और जो कोच्चि नाम से युद्ध हुआ था ना, उसको देश में बोलते हैं बैटल ऑफ कोचिन, और ये बैटल ऑफ कोचिन आपने इंडियन इतिहास में पढ़ा भी होगा। 16 मार्च से 3 जुलाई के मध्य युद्ध लड़ा गया था, यानी कि 16 मार्च, ठीक है, 16 मार्च से लेकर 3 जुलाई, ठीक है, 16 मार्च 3 जुलाई, 16 मार्च 3 जुलाई के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था, बैटल ऑफ कोचिन है। और जो बैटल ऑफ कोचिन है ना, 1504 में लड़ा गया था। कोच्चि का एक राजा हुआ करता था, यहां पर मैं डेट लिख देता हूं, 1504। कोच्चि का एक राजा हुआ करता था, शायद आपने सुना होगा त्रिमंपारा, ठीक है। और एक कालीकट का राजा था जैमोरिन, जिसका वेलकम वास्को डी गामा ने किया था। ये इतिहास के एंगल से पढ़ लेंगे वैसे तो। एक कोच्चि नाम से एक युद्ध भी है, 1504 में लड़ा गया था, ये ध्यान रखना। और भाई साहब इसी कोच्चि के अंदर है ना, फर्स्ट एक तरह से कंपनी या फर्स्ट कंपनी जो एक तरह से हमारे देश में जो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फर्स्ट एक कंपनी पुर्तगालियों की 1503 में कोच्चि के अंदर स्थापित की गई थी, पुर्तगालियों की। तो ये सारी बातें हैं कोच्चि नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर एक नाम और एक तरह से आ रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि एक इसमें और आया केरला, ठीक है, तो केरला के अंदर है। तो ये सारे क्वेश्चन आजकल है ना, इस टाइप के क्वेश्चन लिंक बन के आ जाते हैं, तो आप इनको समझना। केरला हिंदुस्तान के अंदर केरल है, दक्षिण भारत का साउथ इंडिया का एक स्टेट है वर्तमान में केरल, ठीक है। और केरल को देखो, पहले तो एक केरल है ना, पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा इसके निकनेम वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके जो उपनाम है ना, केरल जो स्टेट है, इसके कुछ उपनाम है, यानी इसके कुछ निकनेम है। एक तो केरल को कहा जाता है साइलेंट वैली, ठीक है, साइलेंट वैली भारत में किसे कहा जाता है, किस राज्य को कहा जाता है, केरल। और भारत में एक इसको कहा जाता है मसाला स्पाइस सिटी या मसाला नगरी, ठीक है। तो मसाला नगरी और स्पाइस सिटी है, ये केरल को कहा जाएगा, ये ध्यान रखना। इसके एक तरह से निकनेम है, ठीक है। वर्तमान में अगर हम इसके कैपिटल की बात करें, यानी कि इसकी राजधानी की बात करें, तो इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। थोड़ा सा नाम अजीब है, अभी एक तरह से एक मीम भी चल रहा था, जो दुनिया के क्रिकेटर खिलाड़ी भारत में आ रहे थे, बोल रहे थे ना, ये तिरुवनंतपुरम, ये वर्तमान में एक तरह से केरला की कैपिटल है, ये ध्यान रखना। और तिरुवनंतपुरम में है ना एक क्रिकेट स्टेडियम, ये ध्यान रखना, तिरुवनंतपुरम के अंदर एक क्रिकेट स्टेडियम भी है। और जो तिरुवनंतपुरम में क्रिकेट स्टेडियम है ना, उसका नाम है ग्रीन फील्ड। ये भी थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करना। एक होता है ग्रीन पार्क, कानपुर के अंदर है, लेकिन ग्रीन फील्ड अगर बात करें ना, तो ग्रीन फील्ड जो है वो तिरुवनंतपुरम में है। इस बात को भी थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करना। ग्रीन फील्ड और ग्रीन पार्क ये दोनों अलग अलग है। ग्रीन फील्ड तिरुवनंतपुरम में है और ग्रीन पार्क जो है ना वो कानपुर के अंदर है। ये आप लोग थोड़ा सा समझ पाओगे, ठीक है। वर्तमान में अगर हम इसके गवर्नर की बात करें ना, वर्तमान में इसके गवर्नर यानी कि इसके राज्यपाल की बात करें, तो आरिफ मोहम्मद, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद
आरिफ मोहम्मद जो भाई साहब है ये वर्तमान में कौन है, ये इसके गवर्नर है। और इसके सीएम है ना काफी एक तरह से साल से, यानी कि मुख्यमंत्री की बात करें तो पिनरई विजयन, ठीक है, पिनरई विजयन जो भाई साहब है ये वर्तमान में एक तरह से इसके क्या है, ये वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री है इन प्रेजेंट टाइम में। 140 और 20 का इसके अंदर 140 यानी कि विधानसभा सीट है, 20 इसके अंदर लोकसभा और 9 भाई साहब इसके अंदर 9 इसके अंदर वर्तमान में राज्यसभा सीट है। केरल एक छोटा सा स्टेट है वैसे, मात्र इसके अंदर 14 डिस्ट्रिक्ट है इन प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, काफी है। इसके अगर हम आर्ट एंड कल्चर में थोड़ा जाए तो बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन बाकी एक तो आपने चीज सुनी होगी कथकली के बारे में तो सुना होगा, क्लासिकल डांस जो हमारे देश के अंदर केरल, ठीक है, तो केरल का ही जो एक तरह से क्लासिकल डांस है वो कथकली है। ये काफी बार एक तरह से एग्जाम में आप लोग एक तरह से घूमते होंगे, ठीक है। मलयालम इसकी राज्य की भाषा है। वैसे मलयालम जो है ना, ये ध्यान रखना, जो मलयालम जो लैंग्वेज है ना वो लक्षद्वीप की भी है और भाई साहब इसकी भी है। तो मलयालम इसकी राज्य की भाषा है। ये वही मलयालम है जिसके अंदर ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार दिया गया था जी शंकर कुरुप को मलयालम फील्ड में ओडा कुजाई नामक पुस्तक की रचना करने के लिए 1965 में। तो काफी क्वेश्चन एक तरह से बन जाते हैं, ये आप लोग मेरे हिसाब से समझना, ठीक है जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। और एक शायद आपने इस केरल के अंदर एक स्टैटिक जीके में काफी क्वेश्चन और बनता है, आपने एक सुना होगा, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। एक जो फेस्टिवल है ना, आजकल त्योहारों की क्वेश्चन काफी बार पेपर में आ भी रहे हैं, तो जो ओणम नाम का जो फेस्टिवल है ना, ठीक है, जो ओणम नाम का एक तरह से त्योहार है वो भाई साहब केरल के अंदर ही मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। और इस केरल के अंदर प्रमुख खाद्य की बात करें, ठीक है, प्रमुख खाद्य पदार्थ, बाकी साउथ इंडिया के अंदर अलग अलग प्रकार के एक तरह से खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे इडली डोसा तो आपने खूब सुना भी होगा, इधर भी खाते होंगे। तो केरल का जो प्रमुख खाद्य पदार्थ है ना वो अप्पम एक शब्द है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं यहां पर, एपम, अप्पम, ठीक है, और एक होता है इडियप्पम, इडियप्पम। तो अजीब से थोड़े से नाम है ये एक्स्ट्रा जो पॉइंट मैं बता रहा हूं इनको थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना, ये सारी एक तरह से आजकल के पेपरों में ऐसे क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, ठीक है। राजकीय वृक्ष इसका जो है वो कोकोनट होता है, कोकोनट आप लोग जानते होंगे, कोकोनट, ठीक है। कथकली इसका क्लासिकल डांस मैंने बता दिया। तो क्वेश्चन हमने बनाया था अपना ये कि हाल ही में विश्व का पहला सौर ऊर्जा संचालित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, तो कोच्चि है। कोच्चि एयरपोर्ट केरला के अंदर है, कोच्चि अरब सागर की रानी, कोच्चिन युद्ध इसके नाम पर है, आपने सुना होगा, ठीक है। और केरल में पड़ता है, तो केरल के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए और उम्मीद कर रहे हैं ये चीजें आप लोग अच्छे से कवर कर पाओगे, ठीक है। मेनली अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग इनके अंदर क्रॉस भी कर सकते हो क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। वर्ष 2023 का वनडे क्रिकेट एशिया कप के विजेता निम्न में से कौन बने हैं। रिसेंटली अभी देखो, अभी तो एक तरह से चल रहा है, आप लोग जानते होंगे एक तरह से वर्ल्ड कप, लेकिन रिसेंटली कुछ समय पहले जो एशिया एक तरह से कप है उसका भी आयोजन हाल ही में किया गया था, ठीक है। तो जो एशिया कप का जो आयोजन हाल ही में किया गया था, तो आपने उसमें बताना है कि जो एशिया कप का आयोजन हाल ही में किया गया था उसमें हमारा जो देश है, ठीक है, वो फाइनल में जीता था, ये आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। तो विजेता की बात पूछी हमने, तो भारत इसके अंदर विजेता बना था, अपना इंडिया इसके अंदर विनर बना था, ठीक है। और रनर विनर की बात करें ना, रनर विनर यानी कि उप विजेता की बात करें तो सिंपल पॉइंट है, ज्यादा हार्ड इतना है नहीं। उप विजेता की अगर बात करें ना तो श्रीलंका इसके अंदर उप विजेता बना था, भारत ने एक तरह से जीता है, ये आप लोग एक तरह से समझना। और मेरी बात को और थोड़ा सा अच्छे से समझना, जो ये एक तरह से वर्ल्ड कप है ना, हमारे इंडिया की बात करें, देखो करंट में तो है ना, करंट में तो भारत एक तरह से विजेता बना है, विजेता रिसेंटली भारत बना है एशिया कप के अंदर, लेकिन भारत है ना 8 बार, ठीक है, 8 बार एक तरह से 8 बार भारत इसका विजेता बन चुका है, ये ध्यान रखना। लेकिन इसमें एक बार है ना, 8 बार के अंदर एक बार है ना, एक बार T20 एशिया कप भी था, एक बार T20 यानी इसी के बीच में T20 एशिया कप भी करवाया गया, आज तक 2 बार। तो एक बार T20 में एक तरह से विजेता बना था, बाकी भारत एक तरह से 8 बार इसमें बन चुका है, ठीक है। तो विनर और रनर विनर ये सारे आप समझ पा रहे हो, लेकिन थोड़ा सा इसके इतिहास में जाए, थोड़ा इसके बैकग्राउंड में जाए ना, तो आप लोग समझना, जो ये एशिया कप होते क्रिकेट के, इसका फर्स्ट एडिशन की अगर हम बात कर लेना, पहली बार इसके हम आयोजन की बात करें तो फर्स्ट इसका जो एडिशन है वो 1984 यानी कि 1984 के अंदर इसका पहली बार इसका आयोजन किया गया था। और 1984 में इसका आयोजन पहली बार यूनाइटेड अरब अमीरात में किया गया था। और जब पहली बार इसका आयोजन किया गया था ना, तो भाई
भाई साहब सेम रेशो था जो वर्तमान में है, यानी कि जो 2023 में रिजल्ट है ना, यानी कि भारत इसके अंदर विनर बना है और श्रीलंका इसके अंदर करंट में रनर विनर बना है। तो पहली बार भी यही एक तरह से स्थिति थी, पहली बार भी भारत ने जीता था फर्स्ट एक तरह से एशिया जो क्रिकेट कप है, और श्रीलंका इसके अंदर फाइनल में पहली बार में भी हार गया था। ये सारी चीजें आप लोग समझना। करंट में जो एक तरह से 2023 में हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा बात और कर लेते हैं। करंट में जो 2023 में हुआ ना, तो फाइनल किस किस देश के मध्य खेला गया वो आप लोग समझ चुके होंगे, लेकिन कई पेपरों में आपने एसएससी के पेपर में देखोगे फाइनल लोकेशन वगैरह के ऐसे क्वेश्चन भी कई बार बन के आ रहे हैं। तो एक आर प्रेमदासा नामक स्टेडियम है श्रीलंका में, नाम मैं बता रहा हूं यहां पर, आर प्रेमदासा, ठीक है, आर प्रेमदासा, आर प्रेमदासा, ठीक है, ये एक तरह से स्टेडियम है। और जो आर प्रेमदासा स्टेडियम है ना, ये कोलंबो के अंदर पड़ता है, कोलंबो के अंदर। तो आर प्रेमदासा कोलंबो के अंदर है, यहां पर इसका फाइनल खेला गया था भारत श्रीलंका के मध्य, और भारत ने एक तरह से ये विजय हासिल की थी। तो ये फाइनल जो एक तरह से लोकेशन है, ये भी आप लोग इसका समझ सकते हो कि फाइनल कहां पर एक तरह से इसका आयोजित किया गया था रिसेंटली। कोई खास मैच हालांकि हुआ नहीं, यानी कि श्रीलंका आपने देखोगा बिल्कुल एक तरह से मात्र 16 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाई थी, यानी कि 50 रन पर ही ऑल आउट हो गई थी मात्र 15.2 ओवरों के अंदर। और भारत ने बिना विकेट खोए 50 रन बना लिए थे मात्र 6.1 ओवर में। तो कोई ज्यादा मैच में इतना इंटरेस्ट बना नहीं था, फाइनल मैच था, ऐसा मैच फाइनल आपने शायद देखा भी नहीं होगा कभी। तो ये जो रिकॉर्ड है वो थोड़े से याद कर सकते हो आप लोग, क्योंकि आजकल आपने देखोगे एसएससी में ऐसे रिकॉर्ड के क्वेश्चन, लोकेशन के क्वेश्चन कई बार पेपर में बनके आ जाते हैं, ठीक है। 2023 में इसका जो आयोजन है ना, ये भी ध्यान रखना, 2023 में इसका आयोजन श्रीलंका में नहीं हुआ है। अगर हम होस्ट की बात करें ना, होस्ट कंट्री की बात करें, तो दो देशों ने इसका आयोजन किया था, एक तो पाकिस्तान ने आयोजन किया था और एक श्रीलंका ने, क्योंकि भारत तो पाकिस्तान जा नहीं सकता है, ठीक है। तो पाकिस्तान और श्रीलंका यहां पर इसका आयोजन किया गया था। और इसके अंदर टोटल कितनी टीमों ने भाग लिया था? टोटल इसके अंदर मात्र 6 टीमों ने एक तरह से भाग लिया था। 6 टीम एक तरह से एशिया की इसके अंदर खेलने गई थी, जिसमें भारत एक तरह से विनर बना था। ये भी थोड़ा सा आप लोग इसको समझ सकते हो, और उम्मीद करते हैं इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। लेकिन कुछ इसके अंदर मैं एक्स्ट्रा बात और करता हूं। देखो अभी जो इंडिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है ओडीआई, ये तो आईसीसी के द्वारा किए जा रहे हैं, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा। लेकिन जो ये एशिया कप है ना, जो ये एशिया कप एक तरह से होता है, ये एशिया कप आईसीसी के द्वारा नहीं करवाया जाता है। ये एशिया कप है ना, इसके एक अलग से फेडरेशन है, और इसका आयोजन है ना एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा किया जाता है, यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, एशियन क्रिकेट काउंसिल, एशियन क्रिकेट काउंसिल नामक एक तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक फेडरेशन है, ठीक है। एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि हम ACC के नाम से बोलेंगे। तो जो ये एशियन क्रिकेट काउंसिल है, इसके द्वारा ही एशियन T20 और ODI जो फॉर्मेट के वर्ल्ड कप होते हैं एशिया के, इनका आयोजन करवाया जाता है। और इसका जो एक तरह से स्थापना की बात करें ना, तो 19 सितंबर, यानी कि इसके फॉर्मेशन की बात करें, ज्यादातर तो हेडक्वार्टर आपसे इसके पूछ लिए जाएंगे। वैसे 19 सितंबर 1983 की इसकी स्थापना की गई थी, और अगले साल यानी कि 84 में फर्स्ट एक तरह से एडिशन का आयोजन भी करवा लिया गया था। वर्तमान में अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें ना, और सबसे बड़ी बात, इसका हेडक्वार्टर श्रीलंका के अंदर है, कोलंबो नामक जो स्थान है ना, वहां पर इसका एक तरह से हेडक्वार्टर है। इन प्रेजेंट टाइम में ACC का हेडक्वार्टर श्रीलंका में। और हमारे देश के जो सेक्रेटरी है ना BCCI के, है ना, तो वर्तमान में ACC के भाई साहब वो हेड है, और उनका नाम है जय शाह। तो जय शाह वर्तमान में एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष है, और BCCI के वर्तमान में सेक्रेटरी है। तो ये चीजें भी आप लोग थोड़ा समझना। तो ACC के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। 2023 में इसका आयोजन हो चुका है, और जो 2023 में आयोजन इसका हुआ है ना, तो 2023 में जो एक तरह से क्रिकेट वर्ल्ड कप था एशिया का, इसका जो नाम है ना, वो भाई साहब एक बात और ध्यान रखना, इसको एक अन्य नाम से और जाना गया था, और इस क्रिकेट का जो नाम है ना, सुपर 11 एशिया कप के नाम से इसको जाना गया था। तो आपसे यह भी एक तरह से पूछा जा सकता है कि हाल ही में सुपर 11 एशिया कप है ना, सुपर 11 एशिया कप किस गेम से संबंधित है? स्टैटिक जीके बनाना चाहे तो एग्जामिनर, सुपर 11 एशिया कप है ना, ये 2023 में इसका नाम था, और इसमें इंडिया एक तरह से विनर बना है। 2-3 क्वेश्चन इसके अंदर मैं आपको एक तरह से और बता देता हूं। इसके अंदर पूरे, अगर हम इस टूर्नामेंट की अगर बात करें, पूरे एक तरह से टूर्नामेंट की बात करें ना, तो इस टूर्नामेंट में हमारा देश का प्लेयर ऑफ द सीरीज की अगर बात करें ना, तो हमारे देश का एक खिलाड़ी था प्लेयर ऑफ द सीरीज। प्लेयर ऑफ द सीरीज है ना, एक भारत का खिलाड़ी है
बॉलर आपने नाम सुना होगा जो आजकल वनडे में क्रिकेट वर्ल्ड कप में खेल रही है, कुलदीप यादव, ठीक है। प्लेयर ऑफ द सीरीज है वो कुलदीप यादव एक तरह से है, और सबसे ज्यादा रन यानी कि एक तरह से सबसे ज्यादा रन की अगर बात करें, ऑल टूर्नामेंट में बात करें, सबसे ज्यादा रन इसके अंदर बनाने वाले अगर कोई खिलाड़ी थे तो शुभमन गिल नाम के एक तरह से प्लेयर था, शुभमन गिल, ठीक है। शुभमन गिल है ना, इसमें टॉप एक तरह से स्कोरर थे, पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए थे इन्हें। टूर्नामेंट पूरे ऑल टूर्नामेंट की बात करो ना कि फाइनल में, तो 302 इसने रन बनाए थे। लेकिन रन आपसे पूछेंगे नहीं, बट इस टाइप के क्वेश्चन अपडेट हो रही है स्टैटिस्टिक के रूप में, तो आप लोग इनको याद करना। मोस्ट विकेट की बात करें ना, इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए, तो मोस्ट विकेट की बात करें तो एक श्रीलंका के बॉलर है, शायद आपने सुना होगा, एक तरह से मथीसा पथिराणा नाम का है, ठीक है। 11 विकेट लिए थे मथीसा, जवान एक तरह से खिलाड़ी है, अभी हाल ही में कुछ समय पहले खेलना शुरू किया था, मथीसा पथिराणा, ठीक है। आईपीएल में भी खेल के गए हैं मथीसा पथिराणा, ठीक है। ये भाई साहब इसने पूरे टूर्नामेंट में टोटल 11 विकेट लिए, जो मोस्ट विकेट एक तरह से इस फॉर्मेट में ये आए थे फर्स्ट नंबर पर। तो इन सभी की मैं बातें कर रहा हूं और उम्मीद कर रहे हैं ये सारे पॉइंट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट अपना ये था कि कौन इसमें जीता है, सिंपल बात है, भारत जीता है, श्रीलंका को हराकर जीता है, ठीक है। होस्ट कौन करवाता है वो सारी चीज याद कर सकते हो, और थोड़ा सा एक तरह से सीरीज वगैरह के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इन प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में भारत के कौन है, ऑप्शन आपके सामने, अजीत डोभाल है, पंकज कुमार है, श्री गिरिधर। ये गिरिधर शब्द लिखा हुआ है, आप लोग इसको थोड़ा सा एक तरह से समझ जाओगे, ये गिरिघर नहीं है, ये धय शब्द है, गिरिधर, ठीक है। तो गिरिधर अरमाने और राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह को तो आप लोग जानते होंगे। ये जो तीनों नाम है ना ऊपर के, ये तीनों नाम एक तरह से किसी न किसी फॉर्मेट में करंट में है, तो इन तीनों के बारे में आप लोगों ने समझना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ना वो अजीत डोभाल आएगा, ठीक है। अजीत डोभाल इन प्रेजेंट टाइम में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है इन प्रेजेंट टाइम में भारत के। लेकिन अगर हम इसी में डिप्टी एनएसए की बात करें, डिप्टी एनएसए यानी कि एक तरह से उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करें ना, तो पंकज कुमार, एक तरह से जो पंकज कुमार है ना, ये उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। बट ज्यादातर पेपर में ना आपसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बारे में एक तरह से पूछेंगे, डिप्टी वगैरह कितने बारे में ज्यादातर एक तरह से पूछा जाता नहीं है। अब जो ये एक गिरिधर अरमाने है ना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रक्षा से संबंधित बात चल रही है, तो जो ये भारत सरकार के वर्तमान में जो अरमाने जी है ना, ये भारत सरकार में वर्तमान में सेक्रेटरी के पद पर है डिफेंस के अंदर। तो रक्षा सचिव भारत के वर्तमान में, रक्षा सचिव भारत के, डिफेंस सेक्रेटरी अगर भारत की बात करें तो गिरिधर अरमाने जी है। ये रिसेंटली बनाए गए थे, ये सेक्रेटरी के पॉइंट भी आप लोग याद कर सकते हो, अपॉइंटमेंट कैटेगरी से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। और राजनाथ तो आप लोग जानते हो मिनिस्टर है भारत के अंदर वर्तमान में रक्षा मंत्रालय के, ठीक है। तो ये एक तरह से चीजें हैं, ठीक ना, राजनाथ सिंह। तो अजीत डोभाल जो है ना, ये वर्तमान में एनएससी है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है। ये हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार जो है ना, ये हमारे देश के अंदर 1998 से पद है ये, ठीक है। भारत सरकार में 1998 से पद है। तो पहली बार यानी कि फर्स्ट राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे देश के कौन बने थे, तो एक ब्रजेश मिश्रा नाम का बंदा था, ठीक है। ब्रजेश मिश्रा नाम के जो भाई साहब है, ये हिंदुस्तान के पहले एनएसए थे और ये 1998 के अंदर बने थे। और वर्तमान में एक तरह से अजीत डोभाल साहब जी, जिसको अजीत डोभाल के नाम से आप लोग बोल सकते हो, और ये पहले से चलते चलते अजीत डोभाल जी 5वें नंबर के एनएसए है वर्तमान में भारत सरकार के अंतर्गत, अब ये वर्तमान में एक्टिव है, ठीक है। ये सारी चीजें है ना। राजनाथ सिंह वर्तमान में एक तरह से रक्षा मंत्री है। लेकिन आपसे अगर बात करें भारत के फर्स्ट रक्षा मंत्री कौन है, ये भी कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। फर्स्ट रक्षा मंत्री हिंदुस्तान के, ठीक है। तो फर्स्ट रक्षा मंत्री हमारे देश के कौन थे, बलदेव सिंह थे, बलदेव सिंह, ठीक है। बलदेव सिंह ये हमारे देश के फर्स्ट रक्षा मंत्री थे, बलदेव सिंह। वर्तमान में कौन है, राजनाथ सिंह है। ऐसी बातें भी आप लोग थोड़ा सा समझना। कुछ रक्षा से संबंधित बातें चल रही है, डिफेंस से संबंधित बातें चल रही है, कुछ ऐसी हमारे देश की कुछ अकेडमी है, कुछ ऐसे संस्थान है जहां पर ट्रेनिंग से संबंधित पॉइंट बन सकते हैं, या काफी ऐसे पॉइंट है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे बात कर लेता हूं। आप लोग इनको भी थोड़ा सा गौर से समझने की कोशिश करना, ठीक है। एक इंडियन मिलिट्री एकेडमी के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है।
ये इंडियन मिलिट्री जो अकेडमी है ये वर्तमान में हमारे देश में कहां पर है, तो ये भाई साहब वर्तमान में उत्तराखंड के अंदर है, और उत्तराखंड के अंदर वर्तमान में ये कहां पर है, देहरादून में है। इंडियन मिलिट्री अकेडमी 10 दिसंबर 1932 अंग्रेजों के काल से एक तरह से ये है, तो 10 दिसंबर 1900, डेट तो आपने याद करनी नहीं है कब स्थापित की गई थी, लेकिन आप लोग इनकी लोकेशन याद कर लेना कि कहां पर है। तो इंडियन मिलिट्री अकेडमी कहां पर है, ये देहरादून में 10 दिसंबर 1932 को स्थापित की गई थी। एक नेशनल डिफेंस अकेडमी के बारे में भी आपने शायद सुना होगा, ठीक है, नेशनल डिफेंस अकेडमी, ठीक है, नेशनल डिफेंस अकेडमी, नेशनल डिफेंस अकेडमी, ठीक है, इसको हम लोग एनडीए के नाम से जानते हैं, आईएमए ऊपर वाले को बोल देते हैं, नेशनल डिफेंस अकेडमी एनडीए। और इसका वर्तमान में अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो पुणे के पास एक जगह है जिसका नाम है खड़गवासला, ठीक है, महाराष्ट्र में है खड़गवासला, ठीक है, तो ये यहां पर है पुणे के अंदर, बात समझ जाओगे, है ना। एनडीए की हम बात कर रहे हैं, नेशनल डिफेंस अकेडमी के बारे में। 7 दिसंबर 1954 को स्थापित की गई थी हिंदुस्तान के अंदर, ये भी ध्यान रखना, है ना, लेकिन स्थापित पॉइंट आप लोग याद नहीं करना। 7 दिसंबर 1954 1954 को ये स्थापित की गई थी, ठीक है। एक भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय की बात करते हैं, ये भी आजकल करंट में 2013 से, ठीक है, भारतीय रक्षा, इंडियन डिफेंस यूनिवर्सिटी, भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय। और जो भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय है ना, ये भाई सब सबसे बड़ी बात ये है, ये हरियाणा के अंदर है और बिनोला नामक एक गांव है, गुरुग्राम क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, तो ये यहां पर है। ये डिफेंस से संबंधित सारी एक तरह से चीज है। बिनोला नामक जो गांव है ये गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। गुरुग्राम, गुड़गांव का पुराना नाम गुरुग्राम है, लेकिन फिर गुड़गांव और फिर एक तरह से गुरुग्राम, तो बिनोला के अंदर। और ये ज्यादा पुराना नहीं है, ये रिसेंटली कुछ समय पहले, आज से 10 साल पहले 2013 में इसको स्थापित किया गया था, है ना। ये एक तरह से डिफेंस यूनिवर्सिटी है करंट में। एक है नेशनल पुलिस अकेडमी, सरदार वल्लभ भाई जी के नाम पर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकेडमी, ठीक है, जहां पर आईपीएस लोग जो बनते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और ये वर्तमान में हैदराबाद के अंदर है, हैदराबाद के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये सारी बातें हैं, और उम्मीद कर रहे चीजें आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और जो हैदराबाद में है ना, ये आजाद भारत के अंदर स्थापित की गई थी। 15 सितंबर 1948 को हैदराबाद में स्थापित की गई थी, 15 सितंबर। और जब 15 सितंबर 1948 की स्थापित की जा रही है ना, उसी समय आप लोग समझ पा रहे होंगे ऑपरेशन पोलो भी इसी समय चला हुआ है, 13 सितंबर से और 18 सितंबर 1948 तक चला था ऑपरेशन पोलो। ये सारी बातें हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा एक तरह से अकेडमी है डिफेंस से संबंधित, आप लोग इनको भी गौर कर सकते हो। अपना क्वेश्चन था एनएसए कौन है वर्तमान में, तो अजीत डोभाल साहब वर्तमान में, फर्स्ट ब्रजेश मिश्रा है, 1998 से है। करंट में जो कुछ ऑप्शन दिए गए थे, ये ऊपर वाले जो 3 है ना, ये हाल ही में अपॉइंटमेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करंट में है, तो आप लोग थोड़ा सा इनको भी समझ सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं आज के अपने इस सेशन का। वर्तमान में कर्नाटका के राज्यपाल कौन है? बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आधार बनाएंगे क्वेश्चन को, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपके सामने पेश किए जाए आप लोग उनको भी थोड़ा सा अपडेट कर लेना। वर्तमान में कर्नाटका के राज्यपाल कौन है? कर्नाटक इन प्रेजेंट टाइम एक तरह से हमारे देश के अंदर करंट में है, आजकल राजनीतिक विवादों के कारण भी करंट में है। तो आपने कर्नाटक की स्थिति का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कल्चर, धार्मिक वगैरह ऐसी स्थिति कर्नाटक के बारे में अपडेट आप लोग कर सकते हो। इन प्रेजेंट टाइम में पूछा गया कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, तो थावर चंद गहलोत साहब वर्तमान में कर्नाटक के गवर्नर है, करंट में थावरचंद गहलोत, ठीक है। थावरचंद गहलोत मोदी कैबिनेट के अंदर ये मंत्री के पद पर भी काम करके आ चुके हैं, लेकिन वर्तमान में भाई साहब जो है ना, ये कर्नाटका के एक तरह से गवर्नर बना रखे हैं, तो थावरचंद गहलोत, ठीक है। सीतारमैया अगर बात करें ना, तो सीतारमैया, ठीक है, ये कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। डीके शिवा कुमार की अगर बात करें ना, तो ये कर्नाटक में दुष्यंत की तरह डिप्टी सीएम है, ठीक है, ये है। और वदिंता शर्मा एक तरह से कोई कर्नाटका से इतना रिलेटेड है नहीं, लेकिन ये एक तरह से एक सिविल ऑफिसर है वदिंता शर्मा, ठीक है ना। तो ये गवर्नर और ये, लेकिन बात करेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, कर्नाटका के बारे में, ठीक है। और क्या बात करेंगे कर्नाटका के बारे में, तो मेनली कर्नाटक जो है ना, ये जो कर्नाटक है हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर साउथ साइड में, इतिहास में जाए तो भाई साहब कर्नाटक को आप लोग चाहे 2 दिन तक पढ़ते रहो, काफी आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन कर्नाटका से बनते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बट कुछ कॉमन निकनेम में जाए, जैसे कि हमारे देश के अंदर आईटी नगरी की बात करें, है ना, आईटी नगरी हिंदुस्तान में एक तरह से बेंगलोर जो इसका एक तरह से कैपिटल है वर्तमान में, जो कर्नाटका का जो राजधानी है बंगलुरु, 2014 से नाम इसका है, ठीक है। तो बेंगलोर जो है ना, आईटी नगरी के कारण एक तरह से फेमस है। हिंदुस्तान में संचार नगरी के कारण अगर बात करें ना, संचार नगरी भारत का कौन सा शहर है, तो कर्नाटक है हिंदुस्तान में। सिलिकॉन वैली की बात करें, सिलिकॉन वैली, तो हमारे देश में कर्नाटका का शहर बेंगलोर है। तो काफी एक तरह से इन प्रेजेंट टाइम में टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे देश में काफी शहरों में आगे कर्नाटका वर्तमान में। एक स्टैटिक जीके में और आपने इसका सुना होगा, बगीचों का शहर,
ठीक है, ये कर्नाटक पूरे स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बगीचों का शहर, ठीक है, तो बगीचों का शहर है ना, ये भी एक तरह से कर्नाटक के बंगलुरु को कहा जाता है। ये चीजें आप लोग एक तरह समझना। ये मैं कर्नाटक के एक तरह से बैंगलोर शहर के निकनेम बताए हैं, लेकिन अगर हम पूरे कर्नाटक की बात करें ना, ये पूरे कर्नाटक की बात करें तो सैंडलवुड स्टेट यानी कि चंदन, ठीक है, चंदन राज्य भारत में है ना। चंदन आपने एक तरह से अभी कुछ समय पहले देखा होगा, रॉकी वाली एक तरह से मूवी, ठीक है, एक मूवी आई थी ना, अभी कौन सी आई थी मूवी, अभी आई थी ना वो पुष्पा द राइज, ठीक है, तो आपने उसमें देखा होगा, ठीक है, वो चंदन सैंडलवुड से एक तरह से संबंधित था। तो चंदन सबसे ज्यादा हालांकि कर्नाटक साइड में पाए जाते हैं, लाल चंदन खासकर पाए जाते हैं, जहां से यूपीएससी में क्वेश्चन भी लिंक बना दिया तो उस समय मूवी के दौरान ही। तो चंदन राज्य हमारे देश में है ना, वो पूरा चंदन राज्य कर्नाटक है, लेकिन कर्नाटक का जो बैंगलोर है ना, वो आईटी नगरी है, संचार नगरी है, सिलिकॉन वैली है, बगीचों का शहर है, तो काफी कारणों से एक तरह से फेमस है, ठीक है। कर्नाटक के अंदर एक फेमस राजा हुआ करता था, थोड़ा सा नाम और मैं बता देता हूं, क्योंकि आज वो राजा करंट में भी है, और करंट में राजा नहीं है, मतलब राजा तो एक तरह से जा लिया, करंट में भाई साहब उसकी विशेषता है, क्योंकि जो कैंपेगौड़ा एक नाम राजा हुआ करता था, और इस कैंपेगौड़ा के ही द्वारा हमारे देश में बंगलुरु नामक जो एक तरह से सिटी है, एक टेक्नोलॉजी पूरा का पूरा शहर, तो इस बैंगलोर शहर का अगर कोई फाउंडर है ना, तो बैंगलोर शहर का संस्थापक एक कैंपेगौड़ा नाम का राजा हुआ करता था। इसने बैंगलोर शहर की स्थापना की थी, और इसी बैंगलोर के अंदर वर्तमान में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, तो ये कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये बंगलुरु के अंदर वर्तमान में पड़ता है, ये ध्यान रखना। आजकल मैच चल रहे आपने देखा होगा, और जब भी कर्नाटका में मैच होते हैं ना, तो जो बैंगलोर में मैच होते हैं ना, तो बैंगलोर के अंदर एक स्टेडियम है, उसकी एक विशेषता देखना, और जो बैंगलोर के अंदर एक स्टेडियम है ना, उसका नाम है चिन्ना स्वामी स्टेडियम, ठीक है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम। तो जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम है ना, जो बड़ा स्कोरर स्टेडियम है, ये भाई साहब भारत का पहला सौर ऊर्जा, हिंदुस्तान का पहला सौर ऊर्जा चालित अगर कोई पहला स्टेडियम है, भारत का पहला सौर ऊर्जा चालित स्टेडियम है, तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम है, जो बेंगलोर के अंदर है ना। और आप कभी मैच देख रहे हो, जब छक्के वक्के जाते हैं, तो देखना जब ऊपर एक तरह से आपको कैमरे से दिखाया जाता है, तो पूरी की पूरी छत है ना, वो सोलर से एक तरह से ढकी हुई है। ये आप लोग जज भी कर सकते हो मैच देखते समय, ठीक है। तो ये सारी बातें एक तरह से मैं आपको बता रहा हूं, और उम्मीद कर रहे हैं ये कुछ एक्स्ट्रा जो पॉइंट है ये आप लोग समझ पा रहे होंगे। राज्यपाल से हमने थोड़ा सा माध्य बनाया था, ये सारी चीजें। वर्तमान में इसको कर्नाटक बोलते हैं, लेकिन पहले इतिहास में जाए तो एक मैसूर नाम का राज्य हुआ करता था, जो कि आपने टिप्पू सुल्तान का इतिहास भी पढ़ा होगा, लाइन ऑफ मैसूर यानी कि मैसूर का शेर। तो कर्नाटक को पहले मैसूर के नाम से जानते थे। काफी क्वेश्चन एक तरह से कर्नाटक के बन जाते हैं। थोड़ा सा और बात कर लेते इसके बारे में। एक आपने सुना होगा यक्षगान, ठीक है, यक्षगान नाम के एक डांस, एक नृत्य है, और एक वीरगासे। आजकल डांस नृत्य वगैरह तीज त्योहार के क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में संस्कृति कल्चर बन के आ रही है। तो वीरगासे और यक्षगान जो ये एक तरह से नृत्य है ना, ये हमारे देश में कर्नाटक नामक एक तरह से राज्य से संबंधित है, ये भी एक तरह से ध्यान रखना। और भाई साहब केजीएफ भी आप सभी ने देखा होगा, केजीएफ है ना, केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड। तो कोलार जो जगह है ना, ये कोलार भाई साहब गोल्ड की माइंस के कारण फेमस है, एक तरह से सोने की खान के कारण फेमस है कर्नाटका में। तो ऐसे क्वेश्चन कितने भी लिंक बनाओ और इस टाइप के क्वेश्चन बन के आपसे निकने वगैरह के आ जाते हैं, और उम्मीद कर रहे हैं ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से कवर कर रहे होंगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है आज के इस एडिशन का। हाल ही में सांची शहर भारत का पहला सोलर सिटी बन गया है। यह शहर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? देखो सोलर की बात कर रहे हैं, भी सोलर हमने एक तरह से एयरपोर्ट की बात की थी, कोची एयरपोर्ट है, सोलर स्टेडियम की बात की थी, चिन्ना स्वामी स्टेडियम है ना। और हमारे देश के अंदर एक ई कॉमर्स कंपनी जो अमेजन है, अमेरिका की कंपनी है, राजस्थान के अंदर सोलर पार्क भी स्थापित करने वाली है, जो चंडीगढ़ पुलिस में क्वेश्चन आया भी था, मैंने काफी बार आपको एडिशन में पढ़ा भी रखा है। लेकिन करंट में अगर बात करें ना, देश का पहला जो एक तरह से सोलर सिटी भारत का बना है वो सांची है। एक ऐतिहासिक सिटी है सांची, ऐतिहासिक शहर है सांची। और ऐतिहासिक क्यों है ये आप सभी जानते होंगे, आपने काफी बार इस हिस्ट्री को पढ़ा होगा। तो जो सांची नामक शहर है ना, ऐतिहासिक शहर है। अब सांची भारत के कौन से जिले में है? तो मध्य प्रदेश के अंदर एक रायसेन नामक डिस्ट्रिक्ट है, और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है ना ये सांची नामक जो शहर है, ये वर्तमान में अवस्थित है। सांची मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो करंट क्वेश्चन इसका जो है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में सांची देश का पहला सोलर सिटी शहर बन चुका है। और सांची को मैंने कहा था हिस्टोरिकल, अगर इसका एक तरह से हम बैकग्राउंड में जाए तो हमारे देश के अंदर बौद्ध धर्म से संबंधित आपने जो स्तूप सुने हो ना, तो भाई साहब जो सांची का स्तूप है, जो
चक्रवर्ती सम्राट अशोका के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। लेकिन इस स्तूप की जो खोज है ना, सांची नाम की जो स्तूप की खोज है ना, वो सन 1818 ईस्वी के अंदर विलियम टेलर, सन 1818 में विलियम टेलर नाम का एक तरह से इतिहासकार था। सांची के स्तूप की खोज है वो विलियम टेलर के द्वारा की जा रही है, ठीक है। और भाई साहब ये अशोक के द्वारा प्राचीन काल में स्तूप का निर्माण करवाया गया था। तो सांची का ऐतिहासिक बैकग्राउंड ये हो जाता है, और ये शायद आपने पहले कभी पढ़ा होगा। थोड़ा सा और हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। स्तूप है, वैसे एक बात ध्यान रखना, सांची स्तूप काफी एक तरह से बड़ा है, लेकिन स्तूप में अगर हम बात करें भारत का सबसे बड़े स्तूपों में, भारत का सबसे बड़ा स्तूप का नाम चले ना, तो वहां पर सांची का स्तूप एक तरह से नहीं आएगा। एक बिहार के अंदर केसरिया नामक स्तूप है, केसरिया, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्तूप है। केसरिया ये बिहार के अंदर चंपारण में पड़ता है, ये देश का सबसे बड़ा स्तूप है। लेकिन जो सांची का स्तूप है ना, ये हमारा ऐतिहासिक फैक्ट के कारण फेमस है। और अपना जो इंडियन करेंसी, जो आरबीआई भारत की करेंसी को कंडक्ट करता है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह मौद्रिक नीति बनाता है, तो अब 200 का जो नोट है उसके पीछे भी आपने सांची का स्तूप का फोटो देखा होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है ना। भोपाल इसकी कैपिटल है, ये आप लोग जानते होंगे, लेकिन इसके बारे में कुछ मैं एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट और बताता हूं, ठीक है। जो छतरपुर है ना, ये भी एक तरह से करंट में है। जैसे आपने सुना होगा छतरपुर में काफी जैन मंदिर है, और जो छतरपुर में जो जैन मंदिर है ना, वो खुजराहो नामक स्थान पर है। और खुजराहो के जो जैन मंदिर है वो भाई साहब किन्होंने निर्माण करवाए थे, वो हमारे देश के इतिहास में चंदेल शासकों के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। और खुजराहो के जो जैन मंदिर है ना, ये जो भाई साहब ऐतिहासिक स्मारक है, ये मध्य प्रदेश में है, छतरपुर नामक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वर्तमान में करंट में अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक तरह से आप लोग समझ पाओगे, और उम्मीद कर रहे अच्छे से समझ पा रहे होगे। एक बात और ध्यान रखना, ये जो सांची के स्तूप है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है और इतना फेमस है दुनिया में। हमारा एक ऐतिहासिक एक तरह से हिस्टोरिकल पैलेस है, जो यूनेस्को ना, यूनेस्को UNESCO, और यूनेस्को सूची में 1989 में इसको रजिस्टर्ड भी किया गया था, लिस्ट में शामिल भी किया गया था, सांची के स्तूप को 1989 में, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे ये सारी चीजें आप लोग कवर कर चुके होंगे। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन पर। वर्ष 2023 का प्रित्जकर आर्टी टेक्चर पुरस्कार निम्न में से किन्हें दिया गया? देखो नाम अजीब है थोड़ा, प्रित्जकर आर्टी टेक्चर मतलब क्या है? ये जो पुरस्कार है ना, ये जो पुरस्कार है, ये हमारे देश के अंदर, देखो एक पुलित्जर होता है, वो तो पत्रकारिता में, ये जो पुरस्कार है ना, ये कला और आर्ट के अंदर दिया जाता है, ठीक है। जो डिजाइनर लोग होते हैं ज्यादातर पुरस्कार उनको दिया जाता है। तो करंट में 2023 में दिया जा चुका है। तो करंट में 2023 में ये किसे दिया गया, आपके सामने ऑप्शन है, आप लोग इसका कमेंट करना। जैसे कि बीवी दोषी है, फिलिप जॉनसन है, फ्रांसिस केरी है, और डेविड चिपरफील्ड नाम का बंदा है, लंदन के रहने वाले हैं। तो यही भाई साहब करंट में है, डेविड चिपरफील्ड, ये लंदन के रहने वाले हैं, और करंट में है ना 2023 में इस भाई साहब को इस पुरस्कार से, वास्तुकला का पुरस्कार है, इसको इस पुरस्कार से नवाजा गया है रिसेंटली 2023 के अंदर, ठीक है। हमारे देश की अगर बात करें ना, ये पुरस्कार हमारे देश के कैंडिडेट को भी दिया जा चुका है। 1979 में इस पुरस्कार को शुरू किया गया था पहले, लेकिन ऑप्शन फिलिप जॉनसन है ना, ये इस पुरस्कार का फर्स्ट विजेता है। इस पुरस्कार को लेने वाला अगर कोई फर्स्ट इंसान की बात करें ना, तो फर्स्ट विजेता 1979 में इसी को मिला था पहली बार। हमारा इंडियन जो बंदा है ना, भारत के इंसान को भी पुरस्कार मिल चुका है। ऑप्शन से आपको एक तरह से आधार बना देते हैं। फर्स्ट इंडियन इस पुरस्कार को लेने वाला बीवी दोषी नाम के एक बंदा है, इसको ये पहली बार दिया गया था, जो फर्स्ट इंडियन थे, और इनको ये पुरस्कार 2018 में दिया गया था। करंट में अगर बात करें ना, तो डेविड चिपरफील्ड को दिया गया, और फ्रांसिस केरे को 2022 में दिया गया था। बट आपसे इतना ज्यादा डिटेल आपसे पूछेंगे नहीं, तो 2022 का इसको मिला था, और चिपरफील्ड को करंट में एक तरह से दिया गया है। ये सारी आप लोग एक तरह से याद करते हो। मैंने कहा वास्तु के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। और वैसे अगर थोड़ा सा हम इसको और स्टैटिक जिक्के में लेकर चले, हमारे देश में है ना, बिल्डरो को, वास्तुकार को पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन भारत में अगर बात करें, बिल्डरो का किंग किस राजा को कहा जाता है? बिल्डरो का किंग या वास्तु कला का स्वर्ण काल है ना, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसका काल कहा जाता था? शाहजहां। तो हिंदुस्तान में जो मुगल बादशाह शाहजहां है ना, ये भाई साहब भारत में कौन है? ये बिल्डरो के किंग के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि हिंदुस्तान में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल है, वो भाई साहब इसी इंसान को एक तरह से कहा जाता था, ठीक है। हमारे देश के अंदर आर्ट से आर्ट तो एग्जांपल थोड़ा ले लेते हैं हम इसमें, लेकिन फिर भी थोड़ा समझना, क्वेश्चन में लिंक बना रहा हूं। आर्ट से संबंधित, आर्ट एंड क्राफ्ट का सबसे बड़ा मेला
आर्ट का सबसे बड़ा मेला, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, भारत की बात नहीं कर रहा, आर्ट का सबसे बड़ा जो मेला है ना, ये अपने भारत के अंदर ही हर साल फेब के अंदर फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है फरीदाबाद में। लेकिन वर्तमान में फरवरी में नहीं किया गया था ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, लेकिन ये फरीदाबाद में फरवरी में भरता है। ठीक है, ये आर्ट एंड क्राफ्ट का दुनिया का सबसे बड़ा एक तरह से फेयर है जो पूरे दुनिया का है। इस बात को थोड़ा सा आप लोग समझना। ठीक है, आर्ट से थोड़ी बात हो रही है तो इसके बारे में और हम बात कर लेते हैं। आर्ट से संबंधित एक आपने सुना होगा हमारे देश में राष्ट्रीय है ना आधुनिक कला केंद्र, ठीक है, या नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। थोड़ा सा मैं यहां पर लिख देता हूं, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, यानी हम इसको एक तरह से हिंदी में बोलेंगे आधुनिक, ठीक है, आधुनिक भारत में, या एक तरह से राष्ट्रीय आधुनिक कला केंद्र। तो कई बार स्टैटिक जीके में क्या होता है, इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया जाता है। नई दिल्ली के अंदर वर्तमान में इसके एक तरह से हेडक्वार्टर है ना, नई दिल्ली में। नई दिल्ली के अंदर एक जगह है जिसका नाम है जयपुर हाउस। यहां पर थोड़ा सा देखो, जयपुर हाउस, जयपुर में नहीं कह रहा हूं मैं, जयपुर हाउस एक जगह का नाम है और ये वर्तमान में भारत के अंदर कहां पर पड़ता है, नई दिल्ली में है। तो जो ये एक तरह से आर्ट कला केंद्र है ना, ये नई दिल्ली में है और 1954 में इसको स्थापित किया गया था नई दिल्ली में। तो आर्ट से संबंधित, वास्तुकला से संबंधित दो तीन स्टैटिक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये आप लोग एक तरह से समझ सकते हो। ठीक है, म्यूजियम है ये भी एक तरह से, ठीक है। और म्यूजियम की जब बात आती है ना, तो इस म्यूजियम में जब भी बात आती है तो एक नाम दुनिया में ज्यादा चर्चित चलता है म्यूजियम में, हमारे देश में तो सालार जंग म्यूजियम, ठीक है, या सालार जंग संग्रहालय। जैसी म्यूजियम की बात आएगी और आप संग्रहालय सालार जंग को कैसे छोड़ दोगे। सालार जंग भाई साहब राजाओं की कैटेगरी, सालार जंग आपने सुना होगा हैदराबाद के नवाबों के इतिहास में। तो सालार जंग का जो एक तरह से वर्तमान में लोकेशन की बात करें कहां पर है ये, तो ये हैदराबाद के अंदर पड़ता है, इन प्रेजेंट टाइम में तेलंगाना में। और हैदराबाद हमारे देश में हाईटेक सिटी, हमारे देश में हैदराबाद, डीएनए फिंगरप्रिंट संस्थान केंद्र हैदराबाद, चारा अनुसंधान केंद्र हैदराबाद, है ना, सरदार वल्लभ भाई पुलिस अकेडमी हैदराबाद, यानी कि नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद, मूसी नदी के किनारे अवस्थित हैदराबाद, काफी कारणों से फेमस हैदराबाद है। तो ये सालार जंग संग्रहालय है ना, ये एक तरह से आजाद भारत में इस म्यूजियम की स्थापित किया गया था सन 1951, 1951 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। ये भी थोड़ा सा आर्ट से संबंधित आप लोग इसको याद कर सकते हो। लेकिन मेन जो पॉइंट और मैंने एक्स्ट्रा बताया इसको समझना, करंट में पुरस्कार है किसको दिया गया, डेविड चिपरफील्ड को दिया गया, लंदन के भाई साहब रहने वाले हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। वर्ष 2024 में इसरो द्वारा भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम निम्न में से कौन सा है। मंगलयान, मानवयान, गगनयान, चंद्रयान। बिल्कुल एक तरह से करंट में है और अभी 2 दिन पहले है ना इसका परीक्षण भी किया गया। आपने देखा होगा बंगाल की खाड़ी में हमारे एक तरह से जो मिशन ये होगा 2024 में स्थापित किया जाएगा। और 2024 में जब ये मिशन होगा ना तो कोई इसमें खामियां ना हो पाए, तो उसका पहले से एक तरह से प्रैक्टिकल किया जा रहा है। और अभी बंगाल की खाड़ी में 3 बंदों को बंगाल की खाड़ी के समुद्र में उतारे भी गया था पैराशूट के माध्यम से। तो आपने बताना है उस मिशन का नाम क्या होगा जो हिंदुस्तान पहली बार अंतरिक्ष में अपने बंदों को भेजने के एक तरह से काम कर रहा है। ऑप्शन आपके सामने है। मंगलयान, देखो मंगलयान तो हो नहीं सकता, अंतरिक्ष की बात है। मानवयान आप कोशिश कर सकते हो, चंद्रयान भी दौड़ से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो बचे आपके ये, और एग्जाम में भी आपको 50-50 एक तरह से होता है। तो गगनयान इसका बिल्कुल एक तरह से आंसर होगा। ये थोड़ा लेट हो गया, हालांकि 2023 में भेजना था बट थोड़ा सा कोरोना के कारण एक तरह से इसको डिले कर दिया गया और अब ये इसका 2024 में सफल परीक्षण होने की उम्मीद है और सफल ही होगा। तो गगनयान इसका एक तरह से बिल्कुल से आंसर आएगा, ध्यान रखना। मंगलयान की बात करें, मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन की बात करें ना तो ये जो मिशन है ये हमारे देश का सफल हो चुका है। और सफल ने, हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ा इतिहास भी बनाया पूरे दुनिया में एक तरह से फर्स्ट होने का। कैसे, मार्स ऑर्बिटर मिशन, यानी कि हम इसको मॉम के नाम से शॉर्ट में बोल सकते हैं। मंगल की धरती पर हिंदुस्तान ने पहले ही चांस में और कम खर्चे के अंदर यान भेजा था मंगल ग्रह पर। और जो यान भेजा था ना, ये यान भेजा था 5 नवंबर सन 2013 को और भाई साहब जाकर पहुंचा मंगल की धरती पर, हिंदुस्तान का झंडा लहराया 24 सितंबर 2014 को। और इस 24 तारीख को दुनिया में कितना इतिहास बना, फर्स्ट चांस में ही। काफी देश गए लेकिन असफल हुए थे फर्स्ट चांस
डांस में, बट हमारा देश पहली बार पहुंचा और फर्स्ट में मुकाम हासिल किया और एक तरह से मुकाम हासिल किया मंगलयान, मंगल की धरती पर पहुंचाकर। ठीक है, ये शायद आपने सुना होगा। और देश की सबसे बड़ी जो इन प्रेजेंट टाइम आरबीआई के द्वारा जो कंडक्ट की गई करेंसी 2000 का नोट, उसके पीछे भी मंगलयान का फोटो है। इसी इतिहास को दर्शाया गया। मंगल एक ग्रह टोटल सौरमंडल के परिवार में, जिसका एक तरह से कलर है वो आप लोग जानते होंगे। मंगल ग्रह का जो कलर है, आपने छोटी छोटी क्लास में इस चीजें पढ़ी भी होगी, रेड कलर होता है। मंगल ग्रह का जो एक तरह से कलर है वो रेड कलर होता है, ध्यान रखना, यानी कि लाल कलर होता है। ठीक है, लौह और फेरिक ऑक्साइड के कारण, है ना। यानी कोई पूछ ले तुम्हें कि लाल कलर क्यों होता है, तो आपने मिलेगा लौह या फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इसकी वजह से, फेरिक ऑक्साइड की वजह से, ठीक है, मंगल ग्रह का जो कलर है वो लाल होता है, यानी कि रेड होता है। मानवयान को, यानी मैंने ऑप्शन ऐसे बनाया, और चंद्रयान को कौन नहीं जानता। चंद्रयान की पूरी डिटेल, पूरी क्लास हमने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बना रखी है, ये आप लोग वहां से जाकर देख सकते हो। तो गगनयान जो होगा ये इसरो का एक तरह से, हमारा एक तरह से मिशन होगा। इसरो की बात करें हम, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के द्वारा एक तरह से इस मिशन को 24 में मुकाम हासिल किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने इस एडिशन का क्वेश्चन। 30 सितंबर 2023 तक G20 समूह के ट्रोइका में कौन सा देश शामिल नहीं है। ट्रोइका क्या है? ट्रोइका, ट्रोइका के बात करेंगे। देखो, मैंने आपसे G20 टॉपिक पढ़ा रखा है। ट्रोइका क्या है? हर देशों की संस्था के अंदर ही ट्रोइका शब्द आप लोग सुनोगे। ट्रोइका का मतलब होता है जैसे कि हर साल किसी न किसी देश में सम्मेलन होते हैं। रिसेंटली G20 की अध्यक्षता हमारे देश के पास थी। जैसे कि बात कर लेते 2023, ठीक है जी, 2023 में इसका सम्मेलन कौन से देश में हुआ? अपने भारत में हुआ है, क्योंकि भारत के पास इसकी अध्यक्षता थी। ट्रोइका में 3 देश शामिल होते हैं, और 3 देश कौन कौन शामिल हो गए? एक तो वो देश जहां पर इसका सम्मेलन रिसेंटली हो रहा है, एक वो देश जो आज से पहले जहां पर सम्मेलन हो चुका है, और एक वो देश जहां पर होने वाला है। ये ट्रोइका का चौराया बन जाएगा। जैसे कि 23 में भारत में हो रहा है, बिल्कुल भारत मेंबर है। 2022 में इससे पहले इसका सम्मेलन हो चुका है, तो 2022 में इसका सम्मेलन किया गया था इंडोनेशिया में, और हमने इंडोनेशिया से अध्यक्षता ग्रहण की थी 2023 की। अब 2023 में सम्मेलन हो चुका है, सितंबर में आपने देखा होगा सारे देश के नेता भारत में आए थे G20 के। अब 2024 में होगा, तो 2024 में इसका सम्मेलन किया जाएगा ब्राजील के अंदर। बात समझ रहे हो ना? ब्राजील में, तो ब्राजील हो गया, भारत हो गया एंड इंडोनेशिया, ये 3 देश हो गए ना। 3 देश को ही ट्रोइका के नाम से जाना जा रहा है आज के टाइम में। इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील, ये 3 देश ट्रोइका है। लेकिन ध्यान रखना, आज एज ए 23 अक्टूबर 2023 को मैं ये क्लास एक तरह से पेश कर रहा हूं। आज की तारीख में ट्रोइका ये है, क्योंकि नवंबर 2023 के बाद ये अध्यक्षता हमारे देश से खत्म हो जाएंगी। तो इस ट्रोइका में भारत तो रहेगा, बट कौन सा देश बाहर हो जाएगा? इसमें इंडोनेशिया बाहर हो जाएगा। तो 3 देश होते हैं। अब कैसे होते हैं? लास्ट एडिशन में भी इसके बारे में मैंने बात की थी, और अब भी मैंने इसके बारे में बात कर ली है। तो अब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो आप लोग कमेंट कर सकते हो। इंडोनेशिया ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर ऑप्शन में दिया गया क्या? भारत है, ब्राजील है, ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका है। तो ये एक तरह से आप लोग समझना। दक्षिण अफ्रीका में इसका सम्मेलन है ना 2025 में किया जाएगा। तो 2025 में दक्षिण अफ्रीका में सम्मेलन होगा, तो 2025 में होगा। तो भाई साहब अभी ट्रोइका में शामिल नहीं है। अफ्रीका कब शामिल होगा? जब नवंबर 2023 का समय आएगा, तभी अफ्रीका निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा, क्या पूछा था? कौन शामिल नहीं है? तो नहीं है, तो दक्षिण अफ्रीका नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में भारत का कौन सा नृत्य 9वां शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त कर चुका है? 9वां क्लासिकल डांस। देखो, हमारे देश में संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो कुछ समय पहले आपने 8 क्लासिकल डांस के बारे में सुना होगा, बट वर्तमान में 8 क्लासिकल डांस नहीं है, वर्तमान में 9 हो चुके हैं। 9, तो 9 कौन कौन से है? ऑप्शन आपके सामने है, रतवई, बिहू, लूर एंड छऊ। तो इसका सही आंसर आएगा भाई छऊ। ये जो नृत्य है ना, ये सामान्यतः झारखंड में आयोजित किया जाता है, लेकिन सामान्यतः झारखंड में होता है, बट ये पूर्वी भारत के कुछ ऐसे स्टेट है, झारखंड हो गया, बंगाल हो गया, तो पूर्वी भारत भी आपको ऑप्शन में लिखा मिल सकता है। पूर्वी भारत या झारखंड, इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा। तो छऊ इसका एक तरह से बिल्कुल सही आंसर आएगा। ये थोड़ा सा समझना। रतवई अगर डांस की बात करें ना, ये जो रतवई नाम का जो डांस है, ये हमारे देश के अंदर रतवई जो डांस है ना, ये हरियाणा और हरियाणा के साथ जो एक तरह से इधर अलवर के कुछ क्षेत्र है, जैसे कि टपुकड़ा हो गया या भिवानी
रेवाड़ी साइड के जो क्षेत्र हो गए, यानी जो एक मेवात का जो एक तरह से इधर जो इलाका है ना, जो मेवात जो एरिया है नू वगैरह साइड का, हरियाणा का ये, और राजस्थान के कुछ क्षेत्र, तो यहां पर रतवई नाम का एक तरह से डांस किया जाता है। ठीक है, तो रतवई जो है ना, ये भाई साहब मेवात क्षेत्र का एक तरह से डांस है, मेवाती क्षेत्र का रतवई। ठीक है, बिहू नाम का एक तरह से फोक डांस है, ध्यान रखना, ये जो बिहू है ना, ये असम का है, असम का। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, एक बिहू डांस भी होता है और एक बिहू त्योहार भी होता है, एक बिहू पर्व भी होता है, और बिहू त्योहार और जो डांस है ये दोनों असम के ही है। तो बिहू पर्व भी असम का है और बिहू डांस भी, फोक डांस असम का है। लूर जो है ना, इसको थोड़ा सा समझना, जो ये लूर है ना, ये लूर नामक जो डांस है, लूर नामक जो डांस है ना, ये लूर नामक डांस है ना, ये भी भाई साहब हरियाणा से संबंधित है। लूर डांस हरियाणा से संबंधित है। लूर एक शब्द होता है, लूर एक शब्द है जिसका मतलब होता है लड़की, लड़की यानी कि बालिका। ठीक है, या तो लड़की बोल दो, गर्ल चाइल्ड यानी कि लड़की या बालिका, इस लूर शब्द का अर्थ होता है। और ज्यादातर ये जो नृत्य है ना, ये होली के उपलक्ष्य में किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, हरियाणा का एक तरह से है। लेकिन अपना नोवा जो क्लासिकल डांस बन चुका है ना, ये छऊ बना है, और छऊ यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में भी शामिल है। ये काफी बार मैं एक तरह से आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग कवर करोगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वर्तमान में भारत का कौन सा सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में शीर्ष पर कौन सा शहर है? यानी कि भारत की क्लीन सिटी की बात करें, है ना, भारत के सबसे स्वच्छ शहरों की बात करें, तो हमारे देश में हर साल एक तरह से क्लीन सिटी की रैंकिंग निकाली जाती है, और काफी साल से है ना, एक ही शहर ऐसा है जो हमेशा पहले नंबर पर आ रहा है। तो करंट में कौन सा है वो? तो ऑप्शन है नागपुर है, उदयपुर है, जयपुर है, इंदौर है। बिल्कुल सही आंसर आएगा इंदौर। जी हाँ, जो इंदौर है ना, ये वर्तमान में मध्य प्रदेश की सबसे लार्जेस्ट सिटी है। इंदौर एमपी के अंदर पड़ता है ना इंदौर। तो इंदौर जो है ना, ये हमारे देश का सबसे क्लीन सिटी है। फर्स्ट नंबर पर भाई साहब ध्यान रखना, क्लीन सिटी की अगर बात करें और पहले नंबर पर बात करें, टॉप 10 में है ना, वो इंदौर पहले नंबर पर है। ये चीज आप लोग एक तरह से समझना हमारे देश के अंदर। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और इसके अंदर बात करें हम, जो नागपुर है ना, ठीक है, ये महाराष्ट्र के अंदर है। अभी हाल ही में यहाँ पर करंट में कुछ समय पहले विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था, उदयपुर राजस्थान के अंदर। ठीक है, ये तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा इंदौर। ठीक है, और इंदौर जो है ना, ये भाई साहब एमपी के अंदर है और लार्जेस्ट सिटी है। यहाँ पर एक होलकर स्टेडियम भी इंदौर के अंदर, ये शायद आपने एक तरह से सुना भी होगा। ठीक है, स्वच्छ भारत से संबंधित कुछ पॉइंट है, मैं आपको और बता देता हूं। एक हमारे देश की सरकार ने किया गया था, स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया था, है ना, देश को क्लीन करने के लिए, संपूर्ण देश को क्लीन करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन। और जो भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया था ना, और इस स्वच्छ भारत मिशन गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर सन 2014 को इसको शुरू किया गया था, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन काफी बार इसमें एक तरह से नए नए पॉइंट जोड़े गए अलग अलग क्षेत्र में एक तरह से। ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो सीवेज होता है, ठीक है, जो सीवेज होता है ना, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए, यानी कि जो एक तरह से रोड पर सीवेज होता है, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए काफी एक तरह से ये बिल्कुल भर जाते हैं, है ना, इनका समाधान करने के लिए इसी स्वच्छ भारत मिशन के अंदर क्या किया, एक 2016 में एक नया एडिशन और जोड़ दिया गया। मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग? स्वच्छ भारत मिशन केंद्र सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट का समाधान करने के लिए, सीवेज का ट्रीटमेंट करने के लिए, है ना, जो मल वगैरह कूड़े करकट इनमें फंस जाते हैं, उनका सही समाधान करने के लिए सन 2016 के अंदर एक स्वच्छ भारत मिशन, इसी के अंदर स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक, इसी में 2016 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये सीवेज ट्रीटमेंट का आयोजन भी किया गया था। आयोजन नहीं कहेंगे, मतलब इसको शुरू किया गया था कि सीवेज की भी सफाई ढंग से की जाए, जो कि एक तरह से ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा जो पॉइंट बताए मैंने, इसको समझ जाओगे। इंदौर इसका बिल्कुल एक तरह से आंसर आएगा, इंदौर क्लीन सिटी है। ठीक है, हिंदुस्तान के अंदर करंट में इंदौर। एक बात और देखना, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, यहां पर मैंने कुछ बात बताई थी छऊ, ठीक है, लेकिन आपने शायद नोटिस किया होगा, यहां पर मैंने एक शब्द बोला था कि हिंदुस्तान के अंदर वर्तमान के अंदर जो क्लासिकल डांस है ना, ये
किसके तहत आप मानोगे कि 8 है क्या 9 है, ठीक है। तो कई लोग इसमें पजल हो सकते हैं कि जी हमने तो क्लासिकल डांस 8 पढ़ती है, बुक के अंदर 8 है, आप 9 बता रहे हो। तो मैं आपको बता देता हूं, हमारे देश के अंदर एक आपने सुना होगा संगीत नाटक अकादमी, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करना। संगीत नाटक अकादमी जो इससे संबंधित है, संगीत नाटक अकादमी के नाम से बोलते, इसको अकादमी लिख दिया मैंने, ठीक है। संगीत नाटक जो अकादमी है, ठीक है, इसके तहत वर्तमान में भारत में कितने डांस हो गए, क्लासिकल डांस वर्तमान में भारत में कितने होंगे, इसके तहत संगीत नाटक अकादमी तक वर्तमान में कितने हैं, 9 हो चुकी है, ठीक है। ये जो संगीत नाटक अकादमी है ना, अगर इसके फॉर्मेशन की बात करें तो 1953 में इसकी स्थापना की गई थी, और संगीत नाटक अकादमी का जो हेडक्वार्टर है ना, वो वर्तमान में नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली में। संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, ये भी एसएससी ने पूछ रहा है कि अभी कुछ समय पहले सीएचएसएल एमटीएस के पेपर देखोगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के फर्स्ट माननीय राष्ट्रपति थे, राजेंद्र प्रसाद, तो इनके द्वारा संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन किया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग वर्तमान में क्लासिकल डांस कितने भारत में, इसके अकॉर्डिंग वर्तमान में क्लासिकल डांस भारत के 9 है, ध्यान रखना। एक थोड़ा सा इससे संबंधित एक बात और मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा इधर समझा देते हैं अगर बात यहां पर हो ही रही है तो। जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सेंटर, शायद ये एनएसडीसी आपने सुना होगा हमारे देश में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सेंटर यानी कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, ठीक है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या एक तरह से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सेंटर, ये हमारे देश के अंदर है ना। ये भाई साहब इसका अगर बात करें तो कहां पर है ये एनएसडीसी ये भारत की दिल्ली के अंदर है, वर्तमान के अंदर ये दिल्ली के अंदर है, और सन 1959 में इसकी स्थापना की गई थी, 1959 के अंदर। लेकिन अगर फॉर्मेशन की बात करें तो 1959 है। करंट में अगर इसके अध्यक्ष की बात करें ना, या करंट में इसके अगर हम चेयरमैन की बात करें तो वर्तमान में जो अपने एक तरह से प्रेस रावल जी है, हेरा फेरी, ठीक है, तो ये प्रेस रावल जी वर्तमान में इसके अध्यक्ष जी है, ये ध्यान रखना। यानी कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, संगीत नाटक अकादमी अलग है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अलग है, ये दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने बात किया था, हम बात कर चुके थे, ये चीजें भी आप लोग शायद समझ चुके होंगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, करंट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है लेकिन नॉर्मल है, ठीक है। आपको आधार बना के थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। वर्तमान में भारत के एक तरह से कौन है करंट में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन इन प्रेजेंट टाइम में, हाल ही के अंदर, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा ये आपने कमेंट करना है। एक क्वेश्चन इससे पहले रह गया क्या आपका, हाँ ये क्वेश्चन रह गया था, सॉरी। वर्ष 2024 में 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजन कहां पर होगा, 2024 में। देखो 2024 में ओलंपिक होगा, 33वें नंबर को होगा, है ना। और ओलंपिक मैंने आपको बार बार पढ़ा रखा है, जैसे कि अभी रिसेंटली 2021 में हुआ था, 20 वाला था बट 21 में हो चुका है, ठीक है। 2028 में सॉरी क्या नाम है, सॉरी, ठीक है, ये अभी रिसेंटली टोक्यो के अंदर किया गया था 2021 के अंदर, और उसके बाद है ना ये कब किया जाएगा, 2024 में किया जाएगा, ठीक है, पेरिस में किया जाएगा। उसके बाद भाई साहब 2028 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में किया जाएगा। 2032 की बात करें तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। हांगजू के अंदर रिसेंटली एशियन गेम का आयोजन किया गया है, एशियन गेम जिसमें हिंदुस्तान ने 107 मेडल जीतकर चौथा स्थान हासिल किया है। तो ये तो हम आपको कवर करवा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का 33वां 2024 में होगा, तो कहां पर होगा ये पेरिस के अंदर किया जाएगा। इन प्रेजेंट टाइम में फ्रांस का कैपिटल है, सुंदरता नगरी, फैशन नगरी, एफिल टावर वाला एक तरह से पेरिस है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोग एक तरह से समझ पाओगे, ठीक है ना। थोड़ा सा इसके अंदर आपने एक मेरे हिसाब से सबने सुना होगा, एक जो ओलंपिक के अंदर जो एक ध्वज होता है जिसको हम ओलंपिक, ठीक है, ओलंपिक फ्लैग के नाम से जानते हैं। तो जो ओलंपिक फ्लैग है ना, आपने सुना होगा, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के आपको कलर मिलेंगे। जैसे कि हम आपको बात करते हैं ओलंपिक के अंदर जो रेड कलर का जो छल्ला है ना, जो रेड कलर का छल्ला है वो भाई साहब किस महाद्वीप को दर्शाएगा, वो 2 महाद्वीप को दर्शाएगा, एक तो उत्तरी और एक दक्षिणी, ठीक है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका जो है ना, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका नामक महाद्वीप को है ना, ये रेड कलर का छल्ला इसके अंदर दर्शाता है, ये ध्यान रखना। एक भाई साहब इसके अंदर मिलेगा आपको ब्लैक, ब्लैक कैसे लिखेंगे रे मालिक को, ठीक है, ब्लैक पर ब्लैक चलेगा नहीं, ब्लैक को व्हाइट कर देते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। तो ये कर देंगे, ये तो हो जाएगा कौन सा, रेड। तो ब्लैक कलर का छल्ला कैसे लिखेंगे, ब्लैक पे ब्लैक कैसे चलेगा मास्टर, ऐसा है, ठीक है। ब्लैक पे ब्लैक नहीं चलेगा ना, ब्लैक पे व्हाइट चलाएंगे, ठीक है। तो ब्लैक कलर
कलर का छल्ला यानी कि काला छल्ला, ब्लैक कलर का छल्ला, ठीक है, ये भाई साहब अफ्रीका कॉन्टिनेंट को दर्शाएगा, अफ्रीका महाद्वीप को, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को। एक भाई साहब इसके अंदर आपको मिलेगा येलो कलर का छल्ला, ठीक है, येलो कलर का छल्ला, और येलो कलर का छल्ला अपना भाई साहब एक तरह से एशिया चौधरी है, देश एशिया महाद्वीप मतलब, तो एशिया को दर्शाएगा। और इसके अंदर क्या बचा, एक भाई साहब इसमें ब्लू कलर का छल्ला है, ब्लू कलर का छल्ला, ठीक है, यानी कि ये जो छल्ला है ना, ये भाई साहब दर्शाएगा आपको कौन से महाद्वीप को, यूरोप महाद्वीप को। तो कितने हो गए, ये कितने हो गए, 1 2 3 4, और एक और बचा इसमें ग्रीन कलर का छल्ला, ठीक है, तो ग्रीन यहां पर लिख देते हैं, और ग्रीन कलर का छल्ला ओशनिया महाद्वीप, या जिसको आप लोग बोलने में ऑस्ट्रेलिया बोल देते हो। तो अलग अलग कलर के छल्ले हैं, अलग अलग महाद्वीप को एक तरह से दर्शाते हैं, समझना। अफ्रीका आप लोग जानते होंगे हिंदुस्तान का, ठीक है, सॉरी पूरी दुनिया का अगर बात करें तो सबसे गरीब महाद्वीप है ना, वो अफ्रीका है। थोड़ी सी विशेषता आपको हम बता देते हैं, यहां पर समझने की कोशिश करना। देखो एशिया ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कई बार यही पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। एशिया जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या या भाई साहब क्षेत्रफल, कुछ भी लेकर चलो, तो दोनों में सबसे बड़ा अगर कोई महाद्वीप है जनसंख्या में और क्षेत्रफल में, सबसे बड़ा अगर कोई महाद्वीप है दोनों में, तो भाई साहब एशिया बनेगा, अपना एशिया, ठीक है, सबसे बड़ा है। एक इसके अंदर अफ्रीका का थोड़ा सा अगर बात करें, अफ्रीका महाद्वीप की बात करें, ठीक है, तो दूसरा, ठीक है ना, दूसरा, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा अगर महाद्वीप है ना, ये है। और भाई साहब सबसे ज्यादा देश भी है ना, इसी के अंदर है, सबसे ज्यादा देश भी इसी के अंदर है, लगभग 54 देश है इसके अंदर, अफ्रीका के अंदर। ये भी चीजें थोड़ा सा आप लोग एक तरह से समझ सकते हो। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो सबसे छोटा होता है ऑस्ट्रेलिया, जो है ना ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है ना, ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये सबसे छोटा महाद्वीप आता है ना। ये सिंपल जो स्टैटिक जिक्के में आ जाते हैं क्वेश्चन ऐसे है, सबसे छोटा जो है ना, सबसे छोटा भाई साहब ऑस्ट्रेलिया है, ये ध्यान रखना। एक आपने सुना होगा अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका, ठीक है, जो ये अंटार्कटिका है ना, तो ये जो महाद्वीप है ना अंटार्कटिका, वैसे तो एक तरफ जनसंख्या बिल्कुल जीरो नगण्य ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ये दूसरा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये अंटार्कटिका जो है ना, ये सबसे शुष्क, ठीक है, सबसे शुष्क एक तरह से महाद्वीप है, सबसे शुष्क महाद्वीप है अंटार्कटिका नाम का, ठीक है, इस बात को भी एक तरह से थोड़ा सा समझना, ठीक है ना। ये जैसे डांस कर रहे हैं ना, मैं क्लास ले रहा हूं तो हमारे कुछ स्टाफ है, टीचर है हमारे, है ना, तो हमारे सामने डांस कर रहे हैं, है ना, खाना लेके आए वैसे, है ना, लेसुआ का अचार लेके आए वैसे ही, ठीक है, तो डांस कर रहे हैं हमारे सामने, ठीक है। तो अंटार्कटिका जो है ना, ये सबसे शुष्क महाद्वीप है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। यूरोप एक आपने सुना होगा, यूरोप है, ठीक है, तो जो यूरोप है ना, ये यूरोप जो महाद्वीप है, यूरोप, ये भाई साहब इसमें मरुस्थल ही नहीं है, ध्यान रखना, है ना। ऐसा महाद्वीप कौन सा है जिसमें कोई भी डेजर्ट नहीं है, तो मरुस्थल नाम का इसमें निशान ही नहीं है, तो मरुस्थल ही नहीं है इसके अंदर। तो ऐसे काफी क्वेश्चन बन जाते हैं, और ये सारी चीजें आप लोग समझ चुके होंगे। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 2-3 क्वेश्चन और बचे अपने। वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? करंट में अश्विनी वैष्णवी, फतेह सिंह, जय वर्मा सिन्हा, अनिल कुमार लोहाटी। करंट में इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करना। करंट में हालांकि रिसेंटली बनाया गया था, ठीक है, करंट में रेलवे बोर्ड हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों के काल में स्थापित किया गया था 1905 के अंदर। रिसेंटली हाल ही में इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और इसका चेयरमैन, यानी दोनों पर ध्यान रखना, इसके सीईओ भी यही है, जो सीईओ होता है इसके अंदर वही चेयरमैन एक तरह से। तो चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करंट में रिसेंटली बनाया गया जय वर्मा सिन्हा को हाल ही में, तो बिल्कुल इसका सही आंसर आएगा जय वर्मा सिन्हा, ये एक तरह से इसका सही आंसर आएगा। इसको बंद करना सर, ठीक है, तो जय वर्मा सिन्हा इसका एक तरह से बिल्कुल सही आंसर आएगा, ये ध्यान रखना आप लोग। रेलवे बोर्ड, ठीक है, रेलवे बोर्ड की बात कर लेते हैं, जैसे कि हम बात करें रेलवे बोर्ड की, ठीक है, भारतीय रेलवे बोर्ड, ठीक है, भारतीय रेलवे बोर्ड की अगर बात करें ना, तो भारतीय रेलवे बोर्ड 1905 में ब्रिटिश काल में बनाया गया था, और इस समय देश के वाइसराय जो हुआ करते थे ना, वो लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन इस समय हिंदुस्तान के वाइसराय थे, ठीक है, लॉर्ड कर्जन। रेलवे बोर्ड 1905 में स्थापित किया गया था, नई दिल्ली के अंदर वर्तमान में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, ध्यान रखना। लेकिन एक बात और आप लोग समझना, वर्तमान में जय वर्मा है, लेकिन फतेह सिंह आजाद भारत में 1951 में, भारतीय मूल का आजाद भारत में फर्स्ट रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अगर कोई थे तो फतेह सिंह है। अश्विनी वैष्णवी जानते होंगे वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर रेलवे बोर्ड के मंत्री है। अनिल कुमार लोहाटी ये जय वर्मा जी से पहले थे, वर्तमान में जय वर्मा जी आ चुकी है, तो ये पूर्व थे, यानी कि जय वर्मा से जस्ट
जस्ट पहले यही थे, स्थान जय वर्मा जी ने अनिल कुमार लोहाटी का लिया है। रेलवे बोर्ड की बात करते हैं, चलो कुछ और बात करते हैं इसके अंदर, लेकिन यहां पर तो है नहीं, ये सारी चीजें समझ चुके होंगे। मैं इसको एक तरह से यहां से खत्म कर रहा हूं, आप लोग मेरे हिसाब से इन चीजों को, लेकिन खत्म नहीं करेंगे, आपको पीडीएफ भी देंगे इसके, थोड़ा सा चीजें और समझो इसके बारे में। मैं आपको वैसे बोल के बता देता हूं, करंट में अगर आपने सुना होगा रेल गति शक्ति विश्वविद्यालय, या हमारे देश की पहली रेल यूनिवर्सिटी, भारत की पहली रेल विश्वविद्यालय है ना, वो गुजरात के अंदर एक जगह है वडोदरा। तो भारत की पहली रेल यूनिवर्सिटी यहां पर स्थापित की गई थी, और जो ये रेल यूनिवर्सिटी है ना, इसका वर्तमान में नाम है ना, वर्तमान में इसका नाम है गति शक्ति विद्यालय, सॉरी विश्वविद्यालय। तो गति शक्ति विश्वविद्यालय, रेल विश्वविद्यालय, ये वर्तमान में कहां पर है, वडोदरा के अंदर है, और वडोदरा वर्तमान में गुजरात के अंदर है ना। एक आपने सुना होगा हमारे देश के अंदर, दुनिया के अंदर भाप का इंजन, तो आपने सभी ने सुना होगा भाप के इंजन, छोटी क्लासों से पढ़ते आप लोग आ रहे हो, ठीक है। तो जो भाप का इंजन है ना, ये जेम्स वॉट के द्वारा एक तरह से आविष्कार किया गया था। तो दुनिया का सबसे पुराना, ठीक है, दुनिया का सबसे पुराना और वर्तमान में चालित, वर्ल्ड का सबसे पुराना और वर्तमान में चालित जो भाप का एक तरह से इंजन है ना, उसका भाई साहब नाम पता क्या है, उसका नाम है फेरी क्वीन, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे पुराना इन प्रेजेंट टाइम में चालित रेल इंजन कौन सा है, फेरी क्वीन है, फेरी क्वीन, फेरी क्वीन। 1855 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण किया गया था और वर्तमान में एक्टिव है। और जो ये भाप का फेरी क्वीन है ना, ये ज्यादातर भाई साहब अपने इधर रेवाड़ी है ना, रेवाड़ी का जो लोको शेड है ना, रेवाड़ी का जो लोको शेड है यहां पर खड़ा रहता है ना, पटौदी, दिल्ली और अलवर, यहां पर ज्यादातर ये चलता है इधर साइड में। लेकिन रेवाड़ी लोको शेड के अंदर ये आपको मिल जाएगा, कभी रेवाड़ी घूमने फिरने आओगे तो ये इंजन आपको दिखा दिया जाएगा। सुल्तान फिल्म तो देख ली होगी, इंजन हम आपको दिखा देंगे। आप लोग हिमालय कोचिंग इंस्टीट्यूट में आओगे तो इंजन भी दिखाएंगे और आपको ज्वाइनिंग लेटर भी दिखाएंगे, ठीक है। तो समझ रहे हो ना। तो फेरी क्वीन कहां पर है, ये भाई साहब एक तरह से अपने रेवाड़ी में रहता है। तो भाप का इंजन, क्लियर, समझ जाओगे, उम्मीद कर रहे ये चीजें आप लोग अच्छे से कवर कर रहे होगे। एक करंट में क्वेश्चन हो रहा है, तो भारत की या दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है, ठीक है। तो एक भारत की सबसे लंबी ट्रेन इधर थोड़ा सा बता देते हैं। तो एक ट्रेन है जिसका नाम है सुपर वासुकी, ठीक है, सुपर वासुकी, ये भाई साहब भारत की सबसे लंबी ट्रेन है, मालगाड़ी है सुपर वासुकी, ये भारत की सबसे लंबी ट्रेन है। करंट में हालांकि ध्यान रखना, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म श्री सिद्धरूदा स्वामी रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटका के अंदर हुबली में है, लगभग 1507 मीटर इसकी लेंथ है। हुबली रेलवे स्टेशन देश का सबसे लंबा और विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। श्री सिद्धरूदा स्वामी वर्तमान में इसका नाम रखा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लास्ट एडिशन में इसके बारे में बात कर चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस शहर में मनाया गया है, ठीक है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस शहर में मनाया गया है। तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव है ना, अहमदाबाद में। ध्यान रखना, ये जो भाई साहब पतंग महोत्सव है ना, ये हर साल एक तरह से 14 जनवरी को मनाया जाता है। जनवरी में शुरू हो जाता है, लेकिन 14 जनवरी को ये मनाया जाता है। और ये रिसेंटली कहां पर मनाया गया, ये अहमदाबाद के अंदर मनाया गया पतंग महोत्सव। अहमदाबाद यानी कि साबरमती नदी के किनारे अवस्थित है, गुजरात के अंदर है। मोटेरा स्टेडियम का नाम आपने एक तरह सुना होगा, तो इसका सही आंसर आएगा अहमदाबाद, ठीक है। यहां पर एक तरह से मनाया गया। और करंट में जो ये एक तरह से आयोजन था, ये जो महोत्सव था ना, इसमें दुनिया के, ठीक है, ये ध्यान रखना, करंट में इसमें दुनिया के जो देश है ना, 68 देशों ने इसके अंदर भाग लिया था। इस महोत्सव के अंदर 68 देश भाई साहब पतंग उड़ाने आए थे। मोदी ने दुनिया के देशों को पतंग उड़ाना भी सिखा दिया है, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। मतलब एक त्योहार था, मैं आपको एक मजाक बोल रहा हूं, कभी आप लोग कटिंग करके ऐसा कुछ कर दो ना, ठीक है। तो 68 एक तरह से जो देश है वो इसमें महोत्सव में भाग लेने आए थे। और इसका उद्घाटन जो है ना, इस महोत्सव का उद्घाटन की अगर हम बात करें, तो इसके उद्घाटन की अगर बात करें ना, तो भूपेंद्र पटेल, वर्तमान में जो माननीय भूपेंद्र पटेल साहब है, भूपेंद्र पटेल जी ने क्या किया था, इसका उद्घाटन किया था, इस महोत्सव का, इस फेस्टिवल का, ठीक है, रिसेंटली 1989 से। ध्यान रखना, ये महोत्सव की जो शुरुआत है ना, ये 1989 से चल रही है, 1989 से 1900 एक तरह से देख ले, 1989 अहमदाबाद, ठीक है। तो 14 जनवरी को मनाया जाता है पतंग महोत्सव करंट में, ठीक है। साबरमती अहमदाबाद, यहां पर अहमदाबाद जानते हुए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में है, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, लगभग 1,30,000 के समथिंग यहां पर क्षमता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। आरबीआई के वर्तमान में मुख्य वित्तीय अधिकारी, CFO, चीफ
फाइनेंस ऑफिसर कौन है? ठीक है, आरबीआई के वर्तमान में मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो इसका जो सही आंसर आएगा शक्तिकांत दास, सुधा बालकृष्ण, दिनेश कुमार खारा, टीवी सोमनाथ। इसका जो सही आंसर आएगा ना सुधा बालकृष्ण, बिल्कुल इसका सही आंसर आएगा, क्योंकि आरबीआई की शक्तिकांत दास वर्तमान कौन है? ये आरबीआई की 25वें कौन है? ये आरबीआई के भाई साहब वर्तमान में 25वें एक तरह से गवर्नर है। ये तो आरबीआई के गवर्नर साहब है इन प्रेजेंट टाइम में, लेकिन सुधा बालकृष्णन है ना ये चीफ फाइनेंस ऑफिसर है ये वर्तमान में। ठीक है, दिनेश कुमार खारा जो है ना ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के वर्तमान में एक तरह से अध्यक्ष है। ये थोड़ा सा आप लोग समझना। टीवी सोमनाथ ये भाई साहब इस टाइप के जो पॉइंट है ना ये वर्तमान में वित्त सचिव है, फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे देश के वित्त सचिव। ये सचिव की लिस्ट भी थोड़ा सा याद कर सकते हो। तो वित्त सचिव कौन है? टीवी सोमनाथ साहब है। आरबीआई आप लोग जानते होंगे हमारे देश के अंदर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कई बार मैं आपको बता चुका हूं, 1 अप्रैल सन 1935 को है ना 1934 आरबीआई अधिनियम आरबीआई एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। पहले इसका हेडक्वार्टर ध्यान रहे कहां पर हुआ करता था? कलकत्ता में, लेकिन 1937 में कलकत्ता से चेंज किया और भाई साहब इसका हेडक्वार्टर कहां बना दिया गया? मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर बना दिया गया। हमारे देश की मौद्रिक नीति, ठीक है, हमारे देश की करेंसी को कंडक्ट करने का जो काम है ना वो आरबीआई का होता है। मौद्रिक नीति को एक तरह से कंडक्ट करती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है ना हमारे देश के अंदर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। वर्तमान में शक्तिकांत दास एक तरह से राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन। ठीक है, ये काफी विषय है, हालांकि पहले भी मैंने बात की है। चलो ठीक है, मेनली पॉइंट अपने इतने थे, बाकी एक तरह से थोड़ा लंबा सेशन हो गया था। उम्मीद कर रहे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको एक तरह से अच्छे से अपडेट किए होंगे, आपने नोट्स अपने बनाना। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप लोग सेशन को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करना। ठीक है, अगर कोई भी आपके क्यूरियो कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और आपको जल्द आपके सामने एक 49 नंबर की क्लास जल्द लेकर आएंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।